Hello, good morning, all of you. यस, ऑनलाइन यूजर्स। चलो, कैसे चल रहा है प्रैक्टिकल लर्नसेबल में? कोई दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिए। यस, शुभम, मयूर एंड जयेश। क्या आपने एंसिबल इंस्टॉलेशन किया है, या कुछ इंस्टॉलेशन में, कुछ सेटअप में कुछ प्रॉब्लम है? कुछ भी है तो शेयर कीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आज क्या देखना है। कोई स्मॉल और इजीएस्ट टॉपिक हम देखेंगे। यस। यहाँ भी प्रैक्टिकल करनी ही बाकी है। कहाँ तक हुआ है? ये जयेश। बाकी है, चलो, इसलिए आप लोगों ने इस वीकेंड को चलो छुट्टी मांगी थी। चलो, एंड शुभम। ओके, चलो ठीक है। एंड मयूर, आपका कहाँ तक आया? मयूर, सोनिया एंड शुभम, आप लोग? आज वर्किंग पे हो आज? ओके। या। ओके ओके ओके, चलो। ओके, ठीक है। तो आज हमारे लिए देखो दो ऑप्शंस हैं। हाँ, सोनिया, आपने क्या क्या किया? ओके, चलो। आप अनसिबल लैब एक बार आप लोग सेट कर लोगे ना, फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एक बार वो अनसिबल इंस्टॉल हो गया ना, आफ्टर दैट क्या आपको सिर्फ वो प्ले बुक को मैनेज करना है, डॉक कमांड्स मैनेज करना है, तो आगे का आसान जाएगा। ठीक है। और हाँ, शिवम। हाँ हाँ। ओके। अभी है आपका सिस्टम लॉगिन, तो इन डेज को दे सकते हो आप। ओके, तो चलो आप थोड़ी देर में लॉगिन कर लो, जैसे हो जाए ना मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना। हम छोटा सा टॉपिक होने के बाद आपका इन डेज को एक बार चेक करते हैं। मतलब इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए आप लोग, मैं पहले आपको वो सेटअप कर देता हूँ। मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए ये टास्क ओपन हो जाएगी। चलो, ठीक है। अब देखो हमारे पास आज हम क्या देख सकते हैं। तो देखो, तीन टॉपिक है हमारे पास। एक है कंटेनर। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो, ऑफलाइन कैंडिडेट थे, मैंने जस्ट टीवी को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है। तो आज के लिए जो हम देख सकते हैं, देखो सिंपल इजी टॉपिक देखेंगे जिससे आपके प्रैक्टिकल पे कोई लोड ना बढ़ेगा। ये हमारा प्लान था इस वीकेंड में। तो मेरे पास दो टॉपिक है। एक सिस्टम लॉक फाइल, और सिस्टम मॉनिटर के लिए हम जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कंटेनर। ओके, कंटेनर वो भी हमारा आर एस सी एस ए का ही पार्ट है, बट वो टॉपिक पीछे थे। ये तीनों भी पार्ट हमारे उसी के हैं। हमने पहले अंसिबल को किया था कि अंसिबल हो जाए तो ये लास्ट में भी रखे, तो आपकी जो क्वेरीज है उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकूं, क्योंकि ये तीनों टॉपिक बहुत ही आसान है। अब कंटेनर, ये वो टॉपिक है यदि आपने डॉकर का नाम सुना है। ओके, तो डॉकर की ही सब कमांड इसमें चलेंगी। डॉकर इंटरेस्टिंग है, वन ऑफ द ऑटोमेशन टूल में कैलकुलेट किया जाता है। वही वो कंटेनर है। अब रेड हैट वालों ने अपने अपडेटेड सिलेबस में ये हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया, इट्स अ कंटेनराइजेशन। ओके, दैट्स वाई हमें कंटेनर को एक समझना है, और दूसरा है सिस्टम लॉक फाइल एंड प्रोसेस मॉनिटर। अब देखो, हम इन दोनों के साथ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दो टॉपिक ऐसे है। ये बहुत छोटा सा है, सिस्टम लॉक 10-15 मिनट का, कि हमारे लॉक किधर होते हैं, कैसे हम लॉक को देख सकते हैं, ये समझना है। और सिस्टम मॉनिटर, कि अभी हमारे सिस्टम में कौन सी प्रोसेस रनिंग है, कितने टास्क चल रही है, कितना सीपीयू यूज हो रहा है, रैम यूज हो रही है, इस पे ये टास्क है। और कंटेनराइजेशन इसके साथ गए तो ये आज कंप्लीट नहीं होगा। आधा पार्ट आज और आधा कल करके हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग बताओ, किसको देखना है, कंटेनर या फिर सिस्टम लॉग मॉनिटरिंग को देखें? क्योंकि एक वन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। रही बात इन इंटरव्यू, इंटरव्यू आपको नहीं अबाउट कंटेनर के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
क्योंकि देखो जैसे हर कोर्स में होता है, वो क्या करते हैं कि चलो अपना सिलेबस से कोई एडवांस टॉपिक ऐड कर देते हैं ताकि लोगों को मोटिवेट कर सके अपकमिंग सर्टिफिकेशंस के लिए। सेम लाइक यहाँ पे टोटल कंटेनराइजेशन है, जो यहाँ पे कंटेनर हम मैनेज कर सकते हैं, वो कंटेनर को कैसे स्टार्टअप करना है, मैनेज करना है, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो एक यूनिट है हमारे पास कंटेनराइजेशन का, वो हमें यहाँ पे समझना है। बट ये बहुत स्मॉल है, ऐसा नहीं ये खत्म नहीं होगा आज। यदि हम आज इसको स्टार्ट करें तो आज और ये कल 2 दिन में हमारा आराम से हो सकता है। तो क्या लगता है कौन सा शुरू करें? ये दोनों तो सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। यस, तीनों में से कोई भी। किसी को इंटरेस्ट है, हाँ कंटेनर डॉकर वो जो होता है वो पहले समझना है। वैसे हम डॉकर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, डॉकर इज अ थर्ड पार्टी टूल, बट इंस्टेड ऑफ डॉकर रेड हैट ने जो अपना टूल डेवलप किया इट्स अ पॉडमैन। बट पॉडमैन एंड डॉकर की बात कर ले तो 99% कमांड सेम है। डॉकर वाले लोग डॉकर लिखते हैं, पॉडमैन वाले पॉडमैन लिखते हैं, दोनों में इतना ही फर्क आपको जानने को मिलेगा बेसिकली। हाँ। यस। ओके। हाँ चलेगा, वैसे कर सकते हैं। चलो उसको समझते हैं। लॉग रिडायरेक्शन आपको कुछ उसमें और डिटेल चाहिए तो एक बार मुझे बताओ ना, आप किस तरीके से रिडायरेक्शन का वो चाहते हो कुछ। हाँ हाँ। ओके। ओ- ओके। ओके चलेगा, ठीक है। वो एक देखते हैं उसमें। इट्स ओके। चलो फिर एक बार हम लॉग को समझ लेते हैं और सिस्टम मॉनिटरिंग, ये दो टॉपिक को समझते हैं। ओके। अब हम ये दोनों को समझ लेते हैं और फिर ये जो बात कर रहे थे कि हम लॉग को रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, उस टॉपिक पे आते हैं फाइनली। क्योंकि सिस्टम मॉनिटरिंग एक बार हमें परफॉर्मेंस समझ में आ जाए तो उस परफॉर्मेंस को या फिर हमारे लॉग को कैसे रीडायरेक्ट करना अनदर फाइल में, ये समझते हैं। फिर उसके बाद चाहे तो कंटेनर का प्लान करते हैं। तो फर्स्ट, अब सिस्टम लॉग। अब सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे सिस्टम में, हम बात विंडोज़ की कर ले। तो देखो विंडोज़ में हम यहाँ पे देखेंगे कि इवेंट, आपको इवेंट व्यूअर के यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें हमारे सिस्टम के सब लॉग होते हैं। तो क्या आ गया इवेंट व्यूअर। अब इसमें हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे लॉग्स हैं, ये हमारे विंडोज़ के एप्लीकेशन रिगार्डिंग लॉग, फी सिक्योरिटी रिगार्डिंग लॉग हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत सारी नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पे 3591, तो ये जनरेट हो रहे हैं, दैट्स वाई ये ब्लैंक दिखा रहा है, कुछ टाइम ले रहा है। तो ये लॉग विद इन फ्यू सेकेंड जनरेट हो जाएंगे। तब तक हम क्या करते हैं, हमारी जो ओएस है इसको स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम में इतने ज़्यादा लॉग अभी फिलहाल नहीं होंगे, क्योंकि हम हर बार सिस्टम को रिस्टोर किया करते थे। दैट्स वाई जैसे हमने इंस्टॉलेशन किया था उसके बाद हमने हमारे पर्टिकुलर एम सर्वर को कॉन्फ़िगर किया, तब तक के लॉग हमें वहाँ पे मिल सकते हैं। तो एक बार हम सिस्टम को स्टार्ट कर देते हैं वर्चुअल मशीन में, और क्या ये जनरेट हो गए? हाँ ये लॉग आ गए, देखो। तो हमारे सिस्टम रिगार्डिंग जो भी इवेंट यहाँ पे होते हैं, भले वो बैक एंड में चल रहा है, कभी हमें फ्रंट एंड पे एरर आया कि ऐसा हो गया हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक शटडाउन हो गया, अब पता ही नहीं क्यों हुआ था, तो ये सब आपको यहाँ पे लॉग में मिल जाएगा। तो यहाँ पे लॉग है, फिर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है, फिर यहाँ पे सेटअप के लॉग्स है, सिस्टम के लॉग्स है, कुछ ऑर्निंग्स है, फॉरवर्डिंग इवेंट्स है। तो इससे बहुत सारे दिए गए। अभी हमने कोई फॉरवर्ड विंडोज़ के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं है कि हमने उनको फॉरवर्ड किया, तो उन लॉग की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे लॉग तो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होते हैं। ओके, जो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं और हमारे लॉग फाइल्स को यहाँ से देख सकते हैं। अब हमारा टारगेट वही है कि हमारे लिनक्स में कौन से टाइप के लॉग हमें मिलेंगे, जरूरत पड़ने पे हम लॉग फाइल को कहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये सब हमें समझना है। तो चलिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं। सबसे पहले मैं वीएम को फिर से एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। ये हमारी रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टार्ट।
ठीक है, हमने ओएस को स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट मेन्यू में आते हैं, टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें लॉग फाइल देखना है। अभी हमारा सिस्टम तो मान लो अभी तो फिलहाल ग्राफिकल है, ग्राफिकल ना हो तो लॉग फाइल हमें कमांड प्रॉम्प्ट से ही देखनी पड़ेंगी। बट अभी चलो ग्राफिकल है, तो आप जैसे विंडोज़ में हमने सर्च करके देखा था, यहाँ पे भी स्टार्ट मेन्यू में जा सकते हो और यहाँ पे भी लॉग करोगे तो आपको यहाँ पे भी लॉग मिल सकते हैं। तो ये रहे हमारे लॉग, जैसे देखो वहाँ पे थे सिस्टम लॉग, एप्लीकेशन रिगार्डिंग लॉग, ऑदर्स लॉग। तो यहाँ पे भी ये है, ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस में से है। फिर ओवरऑल जो सब लॉग है, ऑल लॉग आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर एप्लीकेशन रिगार्डिंग लॉग, सिस्टम रिगार्डिंग लॉग, सिक्योरिटी रिगार्डिंग जो लॉग जनरेट हुआ है, एंड हार्डवेयर एरर कुछ है तो उसके बारे में लॉग्स। तो ये सब लॉग फाइल हमें यहाँ से भी ग्राफिकली दिखती है। बट हम इसको यहाँ से कैंसिल कर दें और हम चाहते नहीं कमांड प्रॉम्प्ट से लॉग को देखना है, तो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लॉग्स की फाइल मिलेंगी वो सब लॉग हमारे बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे फाइल में मिल जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जाए तो var फाइल होती है, var वेरिएबल, क्योंकि ये डेटा चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है। और इसमें लॉन्ग नाम की डायरेक्टरी में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट लॉग है उस सब कुछ मिलेंगे। तो नाम देख के हमें पता चलता है कौन से लॉग कहाँ पे होंगे। तो बुट जो हमारे बुटेबल, जब हमारी ओएस स्टार्टअप होती है तो स्टार्ट होने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉग हमारे स्टोर होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। डीएनएफ ये हमारे एम सर्वर जो हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं उससे रिगार्डिंग है। एम एलोडॉक अपडेटर मॉडिफाइड कहते थे, उसका ही अपग्रेडेड वर्जन डीएनएफ है जिसे डेंटिफाइड कहा जाता है। तो इंस्टेड ऑफ एम आप डीएनएफ कमांड को भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं यम इंस्टॉल, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है लाइक डीएससीपी, तो डीएससीपी का नाम आता है। बट जब हम इंस्टॉल करेंगे डीएनएफ के साथ तो डीएनएफ इंस्टॉल डीएससीपी। अब डीएनएफ जस्ट अ कमांड, इंस्टेड ऑफ यम आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब एम सर्वर ही करना है तभी आपकी डीएनएफ चलेगी। तो जो हमने स्टेप देखी वो एज इट इज है, सिर्फ इंस्टेड ऑफ यम आप डीएनएफ यूज करोगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डीएनएफ वन ऑफ लेटेस्ट में से है, कुछ ड्रॉबैक्स एम में थी, और वो ड्रॉबैक ये थी कि जब हम एम रेपो लिस्ट करते तो अपनी कैशे जनरेट करता है, और जो कैशे जनरेट होती है बाय डिफॉल्ट उस पर्टिकुलर पैकेज की लिस्ट, तो कौन से इंस्टॉल्ड है कौन से नहीं है, तो उस एम कमांड में कैशे की साइज कुछ हायर होती है एज कंपेयर विद डीएनएफ। तो डीएनएफ अपने कैशे कम साइज में जनरेट करवा लेता है, दैट्स वाई हो सकता है आप ये कह सकते हो कि चलो परफॉर्मेंस में डीएनएफ बेटर है एज कंपेयर विथ यम। बट ये जो डीएनएफ है फुली सपोर्टेबल नहीं है अब तक भी। जैसे आप देखोगे आपने यहाँ पे लिखा यम, और आगे मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन है, मैं टैब यूज करता हूँ, ये डबल टैब ने मुझे सपोर्ट किया। बट इंस्टेड ऑफ दैट आप डीएनएफ यूज करो, और डीएनएफ के बाद आप डालोगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, आप मैन्युअली लिख सकते हो कि आपको इंस्टॉल करना है डीएससीपी, देखो मैंने डीएनएफ इंस्टॉल डीएससीपी लिखा, ये वर्क करता है। बट फुली यहाँ पे सपोर्टेबल नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी भी RHEL8 में यम कमांड ही दी गई है, डीएनएफ डिफॉल्ट पैकेज को मैनेजमेंट टूल नहीं रखा गया है। लेकिन अपग्रेडेड वर्जन में हो सकता है डीएनएफ में और बेटर एडवांटेजेस आ जाए तो डीएनएफ आ जाए। ठीक है, तो हमारी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो ये रेपो जनरेट हो गया, ये डीएससीपी को इंस्टॉलेशन के ट्राई करेगा, बट यहाँ पे बता रहा है कि डीएससीपी ऐसा कोई टूल नहीं है। तो स्टार लगा के देखते हैं। तो सिंपल डीएनएफ एक अपग्रेडेड कमांड में से है, तो बाय डिफॉल्ट इसको मैं नो कर देता हूँ। एम जैसा ही टोटल स्ट्रक्चर है, सिर्फ कैशे कुछ कम साइज में होंगे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो पैकेज मैनेजमेंट के लॉग्स होंगे वो आपको dnf.rpm.log में मिल जाएंगे। फायरऑल के लॉग यहाँ पे होंगे, लास्ट लॉगिन इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, कोई मेल है तो यहाँ पे होंगे, और जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेजेस के थे, सब इम्पोर्टेंट मैसेजेस यहाँ पे होते हैं। क्योंकि लॉग तो बहुत सारे जनरेट होते हैं लेकिन सब हमारे लिए जरूरी है ऐसा नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है
हाई प्रायोरिटी पे है उनको मैसेजेस में रखा जाएगा। देन सिक्योर है जहाँ पे सिक्योरिटी रिगार्डिंग लॉग आएंगे, सांबा सर्वर के रिगार्डिंग लॉग यहाँ पे होंगे, HTTPD वेब सर्वर रिगार्डिंग लॉग यहाँ पे होंगे। तो ऐसी अलग अलग फाइल यहाँ पे हमें दी गई है जिसके अंदर लॉग होते हैं। फिर ये एनाकोंडा है, एनाकोंडा में क्या होता है, तो जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया था, बाय डिफॉल्ट मैंने कितना हार्ड डिस्क इसे प्रोवाइड किया था, कौन से पार्टीशन बने, किस पार्टीशन की क्या साइज हुई, तो ऑल इंस्टॉलेशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे एनाकोंडा में होगी। देन क्रोनी, क्रोनी हमारे टाइम डेट को मैनेज करता है, तो क्रोनी में हमारे टाइम डेट रिगार्डिंग के पैकेज इंफॉर्मेशन होगी। देन यहाँ पे क्रॉन भी मिलेगा, क्रॉन में तो हमारा क्रॉन टैप का होता है, ये हमने तब भी देखा था। सो ऐसी बहुत सारी लॉग फाइल है, बट मैंने जैसे आपको इतनी सारी बता दी, सब तो आपको याद नहीं रख सकते। ओके, जैसे आपका एक्सपीरियंस लिनक्स पे बढ़ता जाएगा आप ऑटोमेटिकली इनको याद भी रखना सीख लोगे, क्योंकि बहुत सारे तो नाम से ही पता चलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कि हमें पता ही नहीं है कि इनमें उसका नाम ही नहीं है, फिर वो लॉग मिलेगा कहाँ पे। तो डोंट वरी, आप उसे ग्रेप के साथ सर्च करके भी देख सकते हो। अब हम यहाँ पे कोई सिंपल टास्क करते हैं जिसके कारण कुछ लॉग जनरेट हो जाए। पहले मैं नोट्स पे आता हूँ, तो सिस्टम लॉग, तो लिनक्स में जो लॉग जनरेट होते हैं वो sys लॉग सर्विस के थ्रू जनरेट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाले ईच एंड एवरी इवेंट को ये लॉग अपनी लॉग फाइल में स्टोर करते हैं, फिर कोई ऑर्निंग हो, कोई एरर हो, वो सब लॉग फाइल में मिल जाएगा रिगार्डिंग टू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड टू रिव्यू एंड check log files, आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एज ए ट्रबल शूटिंग पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कभी आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ है, तो लॉग फाइल आपको जरूर यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। एंड टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ प्रॉब्लम वेदर द सिस्टम प्रोसेस लोडिंग सक्सेसफुली और नॉट, कि आपके सिस्टम में कोई प्रोसेस सक्सेसफुली लोड हुई है नहीं हुई है, तो आपको सब कुछ लॉग फाइल में मिल सकता है। बाय डिफॉल्ट हमारे RHL में जो लॉग फाइल होती है वो लोकेटेड है VAR लॉग में। तो VAR लॉग डिरेक्टरी जो हमने अभी देखी, इसमें हमारे सब लॉग यहाँ पे होते हैं। देन जो हमारे इंपॉर्टेंट लॉग मैसेजेस है वो VAR लॉग मैसेजेस में होंगे। जो जनरल मैसेज है, डिमांड रिगार्डिंग है, मतलब रनिंग प्रोसेस है, कर्नल ऑथेंटिकेशन, सब मैसेजेस में मिल जाते हैं। देन सिक्योरिटी रिगार्डिंग लॉग सिक्योर डायरेक्टरी में होते हैं। बूट लॉग में लॉगिन, जब हमारा सिस्टम बूटिंग प्रोसेस से आता है तो कौन सी सर्विस स्टार्टअप हुई है, जो बूटिंग टाइम स्टार्ट होती है, कौन सी नहीं हुई है, किसी सर्विस में कोई प्रॉब्लम है स्टार्ट होने के लिए, वो सब बूट के रिगार्डिंग लॉग आपको यहाँ पे बूट लॉग में मिल जाएंगे। सेम लाइक फिर यहाँ पे DNF के लॉग है, जो इंस्टेड ऑफ RHL 7 में यम हुआ करता था, यहाँ पे DNF है। तो डेंटिफाइड इसे कहा जाता है, ये भी एक ओपन सोर्स पैकेज मैनेजमेंट टूल है जहाँ से हम पैकेज को मैनेज कर सकते हैं। ऑप्शंस टोटल सेम होंगे, जो यम में है वही आपको मिलेंगे DNF में। तो 7 में एम लॉग हुआ करता था, अभी DNF लॉग है, तो यहाँ पे भी आपको इसकी लॉग की इंफॉर्मेशन मिलेगी। देन VR लॉग, मेल लॉग, तो मेल रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मेल लॉग में होगी। HTTPD क्या है, MySQL के लॉग है, तो ऐसे बहुत सारे लॉगिन फाइल हमारे पास है। बैड अटेम्प्ट की फाइल होंगी, लास्ट लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, ऑडिट लॉग जहाँ पे हमें ऐसे लिनक्स सिक्योरिटी रिगार्डिंग लॉग भी मिल जाएंगे। एनाकोंडा, ये जो लॉग बताया एनाकोंडा डॉट लॉग, यहाँ पे हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया था बाय डिफ़ॉल्ट, तब हमने जो इंस्टॉलेशन करते वक्त कितनी रैम ली थी, कितनी स्वैप ली थी, कैसे पार्टीशन किए, किसे कहाँ पे माउंट किया, ये सब इंफॉर्मेशन इस एनाकोंडा फाइल में होंगी। देन टून, हमारे सिस्टम परफॉर्मेंस रिगार्डिंग लॉग यहाँ पे होते हैं, तो फायरवॉल के रिगार्डिंग लॉग, लॉग में फायरवॉल डी में होंगे। तो ऐसी ये हमारी लॉग फाइल होती है। अब ये लॉग फाइल को और एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं प्रैक्टिकली। ये थ्योरेटिकल हमने डिस्कस किया, आफ्टर दैट सिस्टम परफॉर्मेंस देखते हैं, और फिर हम जाते हैं कि हम हमारे लॉग फाइल को कैसे कहीं रीडायरेक्ट करना है, किसी फाइल में स्टोर करना है, तो वो कैसे करना है वो समझते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब सिस्टम पे आते हैं, सिस्टम पे कुछ टास्क हम कर लेते हैं सिंपल यहाँ पे, कि अब मुझे यहाँ पे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो सिंपल पैकेज की कमांड होती है हमारी यम या फिर DNF, जो मैंने आपको बताई DNF। तो DNF कभी देख के कंफ्यूज ना होना, DNF भी आपको आता है, इंस्टेड ऑफ M DNF को यूज कर सकते हो। तो DNF इंस्टॉल में DHCP करता हूँ, फिर से एक बार DHCP, ऑप्शन स्टार करते -y, एंटर करते हैं। अब देखो ये DHCP का टूल हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इसका इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ हम लॉक को समझना चाहते, दैट्स वाई मैं कुछ लॉक क्रिएट करने के लिए इनको यहाँ पे इस टास्क को परफॉर्म कर रहा हूँ।
तो DHCP इंस्टॉल होगा। इसके बाद चलो और एक टूल को इंस्टॉल करेंगे yum के साथ, देखेंगे दोनों के लॉग हमें कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर yum इंस्टॉल DNS करते हैं, DNS या फिर NFS करते हैं। चलो NFS *-y। तो हमने दो टूल यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, कहीं ना कहीं लॉग फाइल में हमें ये मिल जाएगा और वही हमें चेक करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और एक यूज़र को ऐड कर लेते हैं। यूज़र ऐड किरण, इसके भी तो लॉग बने होंगे। इसको पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड फॉर किरण, एंटर 111 तो पासवर्ड सेट कर दिया। अब स्विच कर लेते किरण यूज़र में और ट्राई करते यहाँ से यूज़र ऐड करने का। तो किरण नॉर्मल यूज़र है, नहीं कर पाएगा, तो सुडो लिखते हैं, सुडो यूज़र ऐड और यूज़र को नाम देते हैं अजय, एंटर। अभी किरण का सेल्फ पासवर्ड पूछ रहा है, तो 111 एंटर। तो किरण इज नॉट इन सुडोर्स, ये सुडोर्स में नहीं है। और जो इंसिडेंट किरण ने किया ये रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्ट किया जाएगा हमने पहले भी पढ़ा था, बट कहाँ पे जाएगा, तो लॉग फाइल में। तो इसका रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं लॉग फाइल में स्टोर होगा। अब हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं, एमके डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को नाम देते हैं गोवा, और प्लान है कि गोवा एज ए किरण की बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी हम सेट कर देंगे। तो यूजर मॉड -d गोवा फॉर किरण। ठीक है, अब ये डायरेक्टरी हमने सेट कर ली। चेक कर लेते प्रॉपर्टी ग्रेफ किरण etc पासवर्ड। देखो डायरेक्टरी जो डिफॉल्ट है वो तो गोवा सेट हो गई। बस हमने बहुत कुछ कर लिया। अब हमें लॉग को चेक करना है। तो सबसे पहले हम चलते यहाँ पे, चलो VAR लॉग में, और यहाँ पे चेक करते मैसेजेस को, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैसेजेस वहीं पे होंगे। तो कैट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं मैसेजेस। अब ये हमारे लॉग के इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। देखो ये लॉग फाइल हमेशा ऐसी होती है, आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम ग्रेप कीवर्ड के थ्रू सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इस फाइल में आपको फाइंड आउट करना मुश्किल लगेगा, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे लाइन बाय लाइन देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये जो लॉग है जून 9 के है, क्योंकि मेरे सिस्टम का टाइम डेट ही वही है, हमने अपडेट नहीं किया, दैट्स वाई 9 जून दिखा रहा है। तो टाइमिंग भी है यहाँ पे, ये कितने बजे कौन से लॉग जनरेट हुए हैं। तो यहाँ पे हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन इस फाइल को देख के लगता है कि यहाँ पे लॉग फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड करना मुश्किल जाएगा। ओके, क्या कोई किरण यूजर का नाम कहीं पे है, तो कैशे रूट यहाँ पे कुछ मिला है, SU टू किरण, रूट ने यहाँ पे स्विच किया था किरण में। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं मिला मुझे, और हो सकता है लेकिन फाइंड आउट करना मुश्किल है। चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। क्या यहाँ पे ना सुडो की इंफॉर्मेशन मिली और है, और मुझे दिख नहीं रही है, तो हम VIM के साथ ओपन करके चेक कर सकते हैं, लेकिन बिग फाइल है, VIM का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे ग्रेप करते हैं, ग्रेप किरण, और मैसेजेस फाइल में चेक करना है। सीधा तरीका है कि आप देख लो किरण के बारे में, यस एक ही लाइन है, जब स्विच किया गया था टाइम है 00:35, मतलब रात के 12:35, क्योंकि अभी मेरे सिस्टम में 38 मिनट हुआ है, तो 3 मिनट बिफोर इसमें स्विच किया गया था। अब मुझे चेक करना है क्या कहीं सुडो कीवर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तो सुडो रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। यस, एक इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिली है, और इसमें लिखा गया है कि सुडो यूजर ऐड अजय ये कमांड चलाई गई, बट किसने चलाई, क्या चलाई। PID तो है लेकिन UID तो रूट का दिखा रहा है। चलो यहाँ से तो सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया। अब ऐसा लगता है ये जो लॉग है ये सिक्योरिटी रिगार्डिंग लॉग है, तो सिक्योर में मुझे और डिटेल मिल जाएगा कि कोई यूजर सुडो कमांड को यूज कर रहा था जिसके पास प्रिविलेज भी नहीं थे। तो अब कैट सिक्योर करते हैं। अब इसमें चेक कर लेते हैं क्या क्या मिलता है।
तो सबसे टॉप में आते हैं, यहाँ पे सबसे टॉप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत फाइल है। तो ग्रुप ऐड, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। जब हमने DHCP का पैकेज ऐड किया था देखो, तब हमारे सिस्टम में एक ऑटोमेटिक ग्रुप ऐड हुआ था जिस ग्रुप का नाम DHCPD है। ओके, तो वो ग्रुप हमारे सिस्टम में ऐड हो गया था जिसका ID 177 है। तो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, जो सिस्टम यूजर्स होते हैं या सिस्टम ग्रुप्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट और डिलीट हो जाते हैं। जैसे पैकेज आया ये बन गया होगा, ठीक है। देखते हैं, UID भी मिला है, मतलब इसके नाम से एक यूजर भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये सब हमें लॉग से इंफॉर्मेशन मिल रही है। देन हम यहाँ पे देखेंगे तो और कुछ इंफॉर्मेशन है कि एक यूजर जिसका नाम किरण है, जिसका ग्रुप ID 1001 है, और जो नया यूजर है उसका नाम किरण 9:02 सॉरी 35 मिनट्स 12:35 रात के 12 है, तब ये काम हुआ। एक यूजर को ऐड किया गया जिसको UID ये मिला, जिसका ग्रुप ID ये था, होम डायरेक्टरी उसे /home/किरण मिली, और शेल bin/bash मिला। चलो किरण की प्रॉपर्टी देखिए, हमें पता है ये सब कुछ मिलता है। फिर 35 मिनट्स 13 सेकेंड पे यूजर का ऑथेंटिकेशन चेंज किया गया, उसे पासवर्ड सेट किया गया, पासवर्ड चेंज फॉर किरण। तो किरण का पासवर्ड चेंज हुआ वहां पे। देन और नीचे आएंगे तो और क्या क्या दिया है, तो SU करके किरण के लिए सेशन ओपन किया गया, सेशन ओपन फॉर यूजर किरण बाय, किसने चलाई थी ये कमांड? UID 0 वाले ने। UID 0 हमारे रूट का ID है, ठीक है। तो हर जगह पे आपको रूट का नाम ना मिले, लेकिन ये UID आपको कॉमनली हर जगह पे मिलता है, फिर वो यूजर का हो या ग्रुप का हो। देन और देखोगे आगे सुडो, तो किरण को मैसेज दिया गया यहाँ पे, यूजर नॉट इन सुडोर्स। ये यूजर सुडोर्स में नहीं थी, फिर भी इसने एज अ रूट की कमांड चला दी, और उसने कमांड जो चलाई थी वो थी एज एस बिन यूजर ऐड अजय। एस बिन क्यों दिखाया गया? क्योंकि ये सुपर बिन, ये मान लो रूट जिसे चलाता है, वो कमांड चलाने का ट्राई किरण ने किया क्योंकि उसने सुडो लिखा था, मतलब एज वो सुपर यूजर कमांड चला रही थी, बट ये कमांड नहीं चला पाई क्योंकि वो नॉर्मल यूजर थी। तो सुडो में नहीं थी, फिर भी ये कमांड उसने चला दी। फिर मिला है कि उसके लिए सेशन क्लोज किया गया। फिर उसके बाद 36 मिनट 10 सेकेंड पे किरण यूजर की होम डायरेक्टरी चेंज हो गई, और चेंज यूजर किरण होम फ्रॉम पहले था ये, बट आफ्टर दैट जो सेट हुआ वो गोवा हुआ। मतलब देखो, ईच एंड एवरीथिंग हमारी लॉग फाइल में स्टोर होता रहता है। तो ये हमारे सिस्टम की लॉग फाइल है। अब इसको भी हम क्लियर कर दे तो, और हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, तो cat dnf डॉट rpm डॉट log। अब देखो यहाँ पे, तो हमने दो पैकेज इंस्टॉल किए थे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इससे पहले HTTP हमने जब m सर्वर किया था तब इंस्टॉल किया हुआ है, उसकी भी डिटेल ऊपर है। बट हमने अभी जो टास्क की थी, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है कि हमने इस पैकेज को इंस्टॉल किया। DHCP एंड DHCP रिले एजेंट उसके साथ इंस्टॉल हुआ। देन NFS ACL ऐप एंड टूल्स ये भी इंस्टॉल हुआ। तो सब कुछ डिटेल यहाँ पे है। जो भी हम हमारे सिस्टम में ट्राई कर रहे हैं, मैक्सिमम आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद अब ये जो इंफॉर्मेशन हमने देखी, अब हमें दो फाइल पे डाउट था कि मैसेजेस में मिलेगा या फिर सिक्योर में मिलेगा। बाकी ये सुडो की या किरण की इंफॉर्मेशन कहाँ पे है भी या नहीं। तो सबसे बेटर ये है हम ग्रेप कर ले किरण को या सुडो को, जो भी आपको कीवर्ड सर्च करना है, और /var लॉग में। बट ये तो डायरेक्टरी है, तो ऑप्शन रिकर्सिव यूज करेंगे, हाइफन आर। इन केस सेंसिटिव करना चाहते हैं तो आई को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो एंटर। अब देखो, सब लॉग फाइल की डिटेल हमें यहाँ पे आ गई। तो सिक्योर में क्या क्या मैच हुआ, ये सब सिक्योर की इंफॉर्मेशन है। फिर ये मैसेजेस में मैच हुआ, ये ऑडिट में कुछ इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा
जहां जहां पे किरण कीवर्ड सर्च हुआ है, जहां जहां पे उसके लॉग मिले हैं, उन सब की डिटेल्स है। तो ऐसे हमें किरण के लॉग तो मिल गए, फिर सुडो रिगार्डिंग कुछ और लॉग है क्या? तो सुडो, ये देखो सुडो कमांड का इस्तेमाल जो हुआ है उसके बारे में लॉग्स है। तो वेरिफिकेशन किया गया, चलो वो फेलियर रहा क्या है वो तो बात की बात है, बट ये सब आपको वहां पे मिल जाएगा। मतलब हमारे लॉग जो है वो सब कुछ हमें यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा देखो बूट वाली, अब जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो बूट लॉग में हमें यहाँ पे बहुत सारे लॉग मिल जाएंगे। तो सिस्टम बूटिंग टाइम कौन सी सर्विसेज को हमारे स्टार्ट किया गया, जिसमें हमारा अपाचे स्टार्ट हुआ, एसएसएस स्टार्ट हो गया, जिनोम जो हमारे ग्राफिक्स को मैनेज करता है वो शेल ओपन हो गया। तो ये सब वो लॉग है जब हमारा सिस्टम बूटिंग प्रोसेस से स्टार्ट होता है तो इतनी सारी सर्विस को मैनेज किया गया या स्टार्टअप किया गया। कोई सर्विस यहाँ पे फेलियर भी हुई है तो उसकी भी डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब ये सब हमारी स्टार्टअप टाइम के लॉग है। एट द टाइम ऑफ बूटिंग प्रोसेस किस किस सर्विस को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया वो सब लॉग डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगे। ये प्रीवियस बूट क्या है, उससे पहले वाले जो बूट हुआ है उसके भी ऊपर है। तो पहले देखो जब नया सिस्टम था तो इतनी सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे एम सर्वर कर देते हैं, फिर एचटीटीपी सर्विस ऐड हो गई, तो उसके बाद देखो लॉग फाइल बहुत सारी बढ़ने लगी है। डीएचसीपी को भी सेट करेंगे, सिस्टम सीटीएल एनेबल कर देंगे, तो डीएचसीपी भी एट द बूटिंग प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लॉग ऐसे यहाँ पे अपडेट हो सकते हैं या बढ़ते रहते हैं। तो हर तरीके के आपको यहाँ पे बहुत सारे लॉग मिलेंगे। जैसे मैंने एनाकोंडा की बात की थी, सीडी एनाकोंडा में चलते हैं, एनाकोंडा में आएंगे तो यहाँ पे भी एनाकोंडा लॉग मिलेगा। तो कैट एनाकोंडा लॉग, अब देखो इसमें जो है हमने सिस्टम इंस्टॉलेशन जो किया था उस टाइम की सब इंफॉर्मेशन है। अब इस एनाकोंडा फाइल में आओगे टॉप पे, तो यहाँ पे बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जब हमने सिस्टम इंस्टॉलेशन किया है। इंस्टॉलेशन तो हमने नहीं किया था, इसमें टोटल पार्टीशनिंग हमने नहीं किया था, पार्टीशन ऑटोमेटिक बोला था। तो कौन से सेटअप उस वक्त हुए थे, कौन से पैकेज इंस्टॉल हुए थे, फायरवॉल था, नेटवर्क था, टाइम जोन वहाँ पे सेट हुआ था, ये सब दिया गया है। इसके अलावा और ऊपर आएंगे तो पार्टीशन की डिटेल भी हमें मिलेगी। तो किसे क्या साइज मिली है, होम को 100 MB मिली थी, बूट को 200 MB मिली थी, बाकी की भी साइज है। और ऊपर आते हैं डिस्क पार्टीशन के बारे में भी डिटेल होगा कि हमारी स्वैप कितनी बनी थी। देखो यहाँ पे 1024 MB SDA1 बना था, XFS फाइल सिस्टम थी, और यहाँ पे माउंट किया गया था बूट को, तो बूट के लिए बनाया गया। इसके बाद 24 का एक पार्टीशन बना SDA2 के, ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी था लेकिन इसमें LVM बनाए गए। LVM के साथ 2.1 जो दिया गया वो स्वैप वालों को दिया गया। इसके बाद की जो पार्टीशनिंग हुई उसकी भी डिटेल यहाँ पे है। तो ये सब कुछ है और यही हुआ है। LSBLK को देख लो, ये हमारी बात, ये 1 GB का बूट माउंट किया गया था, टोटल 25 GB की थी, 24 GB एक सेकेंड SDA बना, इसमें स्वैप बनाया गया। तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, वही हमारे सिस्टम में हुआ है, और वो एज इट इज़ यहाँ पे लॉगिंग आपकी लॉग फाइल्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से भी बाहर आ जाए तो क्रॉन, क्रॉन को हम पहले भी देख चुके हैं, कैट क्रॉन, तो क्रॉन को देखेंगे तो अब क्रॉन में भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमने कौन से जॉब सेट किए थे। अभी तो हमने इंस्टॉलेशन करने के बाद कोई जॉब सेट नहीं किया है, बट कोई भी जॉब सेट किया होता तो लॉग यहाँ पे जनरेट हो जाते। तो चलो एक ऐसे ही क्रॉन टैब में डाल देते, क्रॉन टैब हैपन ई, यहाँ पे आते देते ये कुछ टाइम 19 मिनट 10 बजकर, डेली बेसिस एक जॉब दे देते हैं, स्टार स्टार और स्टार। देखना ऐसे भी हमें क्या दिखाता है, और स्टार हो गया। करना क्या है, तो चलो फ्री मेमोरी जो है हमारी उसके स्टैटिस्टिक फ्री, ओके, और हाफ एन एम जो कुछ होगा मेमोरी स्टैटिस्टिक उसे हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं सो होम में, ओके, और फाइल को नाम देते हैं मेमोरी स्टैट डॉट सपोज txt। ठीक है, तो एक जॉब हमने सेट कर दिया। अब ये जॉब सेट हुआ है
तो क्रॉन टैब में इसकी इंफॉर्मेशन जरूर होगी। तो देखो यहाँ पे बताया गया कि 48 मिनट पे एडिट किया गया रूट की तरफ से इसे, फिर वहाँ पे कुछ रिप्लेस करके कुछ सेट किया गया, और 49 मिनट 12 सेकेंड पे फाइनली इसको रूट ने एंड कर दिया। तो 23 सेकेंड को हमने स्टार्टअप किया था, 49 12 सेकेंड को हमने इसको एंड किया। तो एवरीथिंग जो भी यहाँ पे हो रहा है वो सब डिटेल आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो लॉग फाइल में इसी तरह के हमारे सिस्टम रिगार्डिंग सब इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब हम एक बार सिस्टम परफॉर्मेंस को समझ लेते हैं। फिर से ये लॉग को हम कैसे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसकी जरूरत पड़ने पे हम इसको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि सिस्टम मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस भी हमें जरूरी पड़ेगा। जैसे कि मैं लॉग के साथ साथ चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम में वो कौन सी प्रोसेस है जो अभी 10 बजने को है, और 10 बजे वो मेरे सिस्टम के किस रिसोर्सेस को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा था, कौन हमारी रैम को यूज़ कर रहा है। अब ये सब डिटेल भी हम किसी फाइल में रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो हम ये पहले मॉनिटर को समझते हैं, फिर से इस टॉपिक पे आएंगे, और फिर रिडायरेक्ट कैसे करना है ये समझते हैं। तो कोई भी लॉग आपको कभी फाइंड आउट करना और एक्चुअल फाइल का एड्रेस आपको पता नहीं है, तो आप ग्रेप का इस्तेमाल करके उसे फाइंड आउट कर सकते हो। सीधा आप लॉग फाइल लिखोगे तो लॉग में जितने भी लॉग होते हैं वो आपको वहां से मिल जाएंगे। अब हम मॉनिटरिंग को एक बार समझते हैं। अब सिस्टम में कौन सी प्रोसेस चल रही है। विंडोज में तो आप टास्क मैनेजर को इजीली देख लेते हो, बट यहाँ पे टास्क मैनेजर है क्या, और है तो कैसे चेक करेंगे। देखो, अब यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर तो नहीं मिलेगा, लेकिन सिस्टम मॉनिटर जरूर मिल जाता है, और ये टास्क मैनेजर जैसा ही कुछ सिमिलैरिटी रखता है। हम सिस्टम मॉनिटर में आएंगे यहाँ पे, तो फिर आपको इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये सब प्रोसेस हमारी अभी फिलहाल चल रही है। रनिंग प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है, यूजर की इंफॉर्मेशन है, सीपीयू की इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस की आईडी है, मेमोरी यूटिलाइजेशन है, रीड राइट उसकी इंफॉर्मेशन है, और आप यहाँ पे देखोगे रिसोर्स, तो हमारे कितने रिसोर्स को ये यूज कर रहा है। तो सबसे पहले सीपीयू की हिस्ट्री है, कितना सीपीयू इसने यूटिलाइज किया है उसकी डिटेल हमें मिल रही है। तो सीपीयू जो स्टैटिस्टिक है देखो नियर अबाउट 30% के आसपास ही चल रहा है, तो वही हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिक में शो किया जा रहा है। फिर मेमोरी जो है वो 1.2 GB यूज की जा रही है आउट ऑफ 1.8 GB में से, तो नियर अबाउट 63% है, मतलब 35% के आसपास अभी भी फ्री है। स्वैप स्वैप 0% यूटिलाइजेशन है, स्वैप पे कोई भी लोड नहीं है, नेटवर्क पे भी इतना कोई लोड नहीं है। ओके, क्योंकि हमारा नेटवर्क वैसे भी कनेक्टेड नहीं है, हमने लोकल स्टैटिक आईपी दिया हुआ है जहाँ पे हम सर्वर चल रहा है। जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो चलो ये ट्रैफिक बढ़ सकता है उस कंडीशन में। फिर फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, जो हमने यहाँ पे पार्टीशनिंग वो की है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब इसको भी क्लोज करता हूँ। बट ये रही बात ग्राफिकल व्यू से। कमांड प्रॉम्प्ट से हम कैसे हमारी प्रोसेस को समझेंगे। तो अब मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ से बाहर एक बार मैं नोट्स को सिर्फ शो कर देता हूँ आप लोगों को। तो सिस्टम का जो मॉनिटरिंग एंड प्रोसेसिंग है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और जब भी हम कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करते हैं तो बैक एंड में वो एक प्रोसेस बन के रन हो जाता है, जिसे हम रनिंग प्रोसेस कह सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास क्रोम चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे सिस्टम परफॉर्मेंस में या मॉनिटरिंग में ये मिलेगा एज अ प्रोसेस में। और हर प्रोसेस को एक यूनिक आईडी होता है, जिसे हम प्रोसेस आईडी कह सकते हैं। फिर आपका लिनक्स हो, यूनिक्स हो, या फिर कोई भी हो। जैसे कि हम फायरफॉक्स को भी स्टार्ट कर दिए किसी भी ओएस में, तो वो बैक एंड में एक प्रोसेस बन जाएगा और उस प्रोसेस को एक आईडी मिल जाएगा, जिसे हम कहेंगे फायरफॉक्स की वो एक यूनिक प्रोसेस आईडी है। बट कुछ प्रोसेस आपको ऐसे भी मिलेंगी जिसमें मल्टीपल आपको आईडीज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे देख लो कि मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर में आता हूँ। अब मेरे पास क्रोम चल रहा है, एडोब रीडर चल रहा है। एडोब रीडर में क्या है, तो ये दो फाइल हमारी रनिंग है, इट्स ओके। देन गूगल क्रोम की बात कर ले, तो ये जो गूगल क्रोम है इसमें देखो ये कितनी प्रोसेस है, नियर अबाउट 10 प्रोसेस चल रही है। अब मैं किसी एक प्रोसेस को यहाँ से क्लोज कर दूँ या एंड कर दूँ, एंड टास्क, तो समझो क्रोम ही है वो हमारे स्क्रीन को शेयर कर रहा है, उससे ही मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ,
उससे ही हमारी ड्राइव का पाथ शायद यहाँ पे ओपन है, मेरा ऑडियो आपके साथ शेयर हो रहा है, वीडियो कैमरा ओपन कर दूँ वो शेयर हो जाएगा। तो ये सब क्रोम कर रहा है। मैं यहाँ से इसको बंद कर दूँ तो कोई ना कोई क्रोम की एक सर्विस बंद हो जाएगी। बट यदि मैंने इसको ही एंड कर दिया तो पूरा क्रोम की सब सब प्रोसेस भी चली जाएंगी, एंड टास्क कर दो तो मतलब आप ये कहो कि ये जो मेन प्रोसेस है इसे होगा एक पेरेंटल प्रोसेस आईडी, पेरेंट प्रोसेस आईडी, और इसकी चाइल्ड प्रोसेस है, इनको होंगे पीआईडीज। तो मेन प्रोसेस को पीपीआईडी होता है, पेरेंटल प्रोसेस आईडी और इसकी सब प्रोसेस को पीआईडी होता है। सेम हमारे लिनक्स में भी ये स्ट्रक्चर होता है। जब आप मल्टीपल प्रोसेस को देखोगे, हर प्रोसेस को आपको एक पीआईडी मिलेगा, इट्स अ यूनिक प्रोसेसिंग आईडी जिसे हम यूआईडी कहते हैं। पेरेंट प्रोसेस को पीपीआईडी होता है, पेरेंटल प्रोसेस आईडी, सिस्टम स्टार्ट कब हुआ, उस प्रोसेस स्टार्ट कब हुई है, टर्मिनल की इंफॉर्मेशन, जैसे आप सिस्को में देखते हो वहाँ पे वीटीवाई होता है, वीटीवाई टर्मिनल, वर्चुअल टर्मिनल, दैट्स वाई यहाँ पे आपको टीटीवाई मिलेगा, इसे हम टीटीवाई टर्मिनल कहते हैं। देन टाइम, कौन सी कमांड स्टार्ट हुई है, किस यूज़र के साथ हुई है, उसकी आइडेंटिटी आपको यूआईडी के साथ मिलेगी। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें रनिंग प्रोसेस में दिखती है। अब हम यहाँ पे प्रोसेस को देखना चाहते हैं। हमने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू नहीं देखा, हमने टास्क मैनेजर की यहाँ पे देखा था सिस्टम मॉनिटर के थ्रू, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो वन ऑफ द एक पॉपुलर कमांड है जिसके थ्रू हम इन प्रोसेस को देख सकते हैं, जिसे हम पीएस कहते हैं। पीएस का मतलब होता है प्रोसेस स्टेटस। तो प्रोसेस स्टेटस देखने के लिए बहुत सारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की ये फेवरेट कमांड है, जिसके थ्रू आप रनिंग प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो बाय यूजिंग द पीएस कमांड। अब पीएस के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैन पीएस, पीएस का मैनुअल पेज आ जाएगा। तो रिपोर्ट स्नैपशॉट ऑफ करंट प्रोसेसेस, करंट प्रोसेस की इंफॉर्मेशन देगा ये आपको। पीएस डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्टिंग द एक्टिवेट selection of the active processes. If you want to repetitive update, then selection and displayed information यूज टॉप इंस्टेड। तो टॉप का उसका कॉम्बिनेशन हेड कमांड का इस्तेमाल करके भी हम इनको देख सकते हैं। देन और भी यहाँ पे बहुत सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो टू सी एवरी रनिंग प्रोसेस इन स्टैंडर्ड सिंटैक्स फॉर्मेट, तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो पी एस हैपन ई के साथ हम रनिंग प्रोसेस दे सकते हैं। ई एफ होता है, एफ फॉर द फुली फॉर्मेट या फुल फ्लैग के साथ देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। जब आप प्रोसेस की इंफॉर्मेशन, पीआईडी, टर्मिनल की जो इंफॉर्मेशन, फाइल की इंफॉर्मेशन, तो ऑप्शन ए के साथ भी जा सकते हैं। तो ए ही अल्सो यूज फॉर सिलेक्ट ऑल प्रोसेसेस आइडेंटिकल टू ई। तो ई जो दिखाता है वही आपको शो करेगा। फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ से एक बार हम बाहर आ जाते हैं और एक बार पीएस का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। पीएस हाइफन ई करता हूँ फॉर ऑल रनिंग प्रोसेस। तो ये देखो, ये सब रनिंग प्रोसेस की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। तो सबसे पहले तो दिख रहा है पीआईडी, प्रोसेस का आईडी है। फिर ये क्वेश्चन मार्क जो टर्मिनल पे कुछ प्रोग्राम है, कुछ टर्मिनल पे बैकएंड पे चल रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन है। फिर टाइम और उसके बाद किस कमांड के साथ ये शुरू हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन। तो हमारी प्रोसेस जैसे HTTPD यहाँ पे रन हो रहा है, तो आपको HTTPD, SSH, उस सर्विस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई देगी। जैसे HTTPD यहाँ पे है, SSH सर्विस यहाँ पे शो हो रही है, AT कमांड हमारी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि हमने इनको सिस्टम सीटीएल एनेबल किया था और स्टार्ट किया था, दैट्स वाई ये रनिंग में है। अब HTTPD की कुछ प्रोसेस यहाँ पे भी है, दैट्स हमने समझा था हमें इसकी पैरेंटल और पीआईडी प्रोसेस को समझना पड़ेगा, पीपीआईडी और पीआईडी। देन क्रॉन डी, ये हमारे क्रॉन टैब को मैनेज करती है। तो इन सब सर्विसेज की डिटेल है। बहुत सारी सिस्टम प्रोसेसेस है जो बैक एंड में रन हो रही है। अब इंस्टेड ऑफ ई हम यहाँ पे ए भी यूज करेंगे, तो दोनों का आउटपुट सेम मिलेगा, कोई चेंज नहीं है, एवरीथिंग सिमिलर है। बट आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे एफ फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर लूँ PS हाइफन ई एफ, अब फुल फॉर्मेट में दिखाएगा। अब देखो, इंफॉर्मेशन तो वही है, बट अब PID, पेरेंटल प्रोसेस आईडीज, यूजर की इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम प्रोसेस तो रूट के साथ मिलेगी,
लेकिन जो प्रोसेस हमारी वेब सर्वर की चल रही है, मिल सकता है आपको मेन प्रोसेस जो है पैरेंटल प्रोसेस, उसको रूट ने स्टार्ट किया था। लेकिन बाकी की जो सब प्रोसेसेस है बाय डिफॉल्ट वो आपको मिलेगी अपाचे यूजर के थ्रू, क्योंकि अपाचे उनको मैनेज करता है। देखो ये अपाचे के थ्रू चल रही है। तो ऐसी बहुत सारी सिस्टम प्रोसेस है जो अलग अलग आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो फिर उनके ओनर का नाम जिसने स्टार्ट किया था, फिर उसकी पीआईडी, फिर पीपीआईडी, उनकी इंफॉर्मेशन है, टर्मिनल की इंफॉर्मेशन है, फिर कमांड की है। इसके बाद और कुछ ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पी एस हाइफन, हाइफन की कोई जरूरत नहीं, ए यू एक्स। देखो ये भी फुल फॉर्मेट में शो करता है। ए यू एक्स ने क्या शो किया, तो ए यू एक्स जो है वो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देगा, शो फॉर ऑल प्रोसेसेस ऑफ ऑल यूजर। ये ऑल यूजर के लिए है। यू डिस्प्ले द प्रोसेस यूजर एंड ओनर, उसका ओनर कौन है उसकी इंफॉर्मेशन होगा। एक्स ऑल्सो शो प्रोसेस नॉट अटैच टू अ टर्मिनल, जो बैक एंड पे चल रही है, टर्मिनल पे नहीं है। ऐसी भी बहुत सारी प्रोसेसेस है, जैसे कि अपाचे यूजर भले हमारा रन हो रहा है, लेकिन अपाचे को बाय डिफॉल्ट टर्मिनल पे लॉगिन नहीं मिलता है, वो नो लॉगिन शेल में होता है। तो ऐसी सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। अब हम इसको भी मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस तो आ रही है, बट हम प्रोसेस को देखते क्यों है, क्योंकि हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि कितना रैम यूटिलाइज हो रहा है, कितना सीपीयू यूज हो रहा है। बट इसको देख के तो कुछ समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कम से कम इतना तो पता है यहाँ पे सीपीयू की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे मेमोरी की इंफॉर्मेशन है। ओके, फिर सीपीयू 0.1% जो प्रोसेस ने यूज किया है वो यूजर लाइब्रेरी सिस्टम प्रोसेस है। फिर मेमोरी की इंफॉर्मेशन है, और इसकी वर्चुअल इंफॉर्मेशन है कुछ जो प्रोसेस बैकएंड में होती है, बट ये कुछ काम की नहीं है। क्योंकि आप इसको भी देखोगे तो इंटीग्रेशन को फॉर्मूला ऐड करके फिर मेमोरी सीपीयू मेमोरी इनका कैलकुलेशन करके इनको फाइंड आउट किया गया है। दैट्स वाई ये कोई ज़्यादा यूजफुल ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम प्रोसेस समझने के लिए। और इनको जानना चाहते हो तो मैन पीएस के साथ इनको कैसे निकाला गया, आरएसएस क्या होता है, वीएचजेड क्या होता है, ये सब कुछ मिल जाता है। अब और नीचे आते हैं। अब फिर से देखो ये जो मिला पीआईडी है, लेकिन यहाँ पे पीपीआईडी तो नहीं मिला है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं थोड़ी देर में। अभी तो ये जो प्रोसेस है इसमें और एक बात पे ध्यान देना, ये 0.1 वाला आया, फिर इसके बाद 0.23 ऐसा तो कुछ आना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो 00 वाले शुरू हो गए। फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी देखो 0.3 है, फिर 1.2, 0.4, मतलब इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं है कि टॉप टू बॉटम आपको प्रोसेस दिखाई गई एज पर द सीपीयू या एज पर द लाइक रैम, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिख रहा है ये कह सकते कि चलो इसकी ऑर्डर तो चलो सॉर्टिंग में है, पीआईडी 1 2 3 इस तरीके से बढ़ते गए। तो ये सॉर्टिंग जो हुई है लाइक प्रोसेस आईडी पे हुई है। ओके, ना कि हमारे सीपीयू और मेमोरी यूसेज पे, क्योंकि ये कहीं पे भी कोई दिख रहा है। ये 3.1 मेमोरी यहाँ पे आ गई, इसके ऊपर जाएंगे तो कुछ हायर यूज कर रहे हैं, कुछ कम यूज कर रहे हैं, वो कहीं पे भी है। तो ऐसे तो कोई प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। अब जो हम बात कर रहे थे कि चलो पीआईडी होगा, पीपीआईडी होगा, तो अब एक काम करते हैं, फिर से प्रोसेस को शो करते हैं, पीएस प्रोसेसेस, और इस बार हम यहाँ पे फुल फॉर्मेट में यूजर की प्रोसेस को समझना चाहते हैं। क्या मेरे पास कोई किरण यूजर की प्रोसेस है? नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको किसी यूजर की प्रोसेस को समझना है तो आप ये कर सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ किरण में, कर लिया। अब इसकी होम डायरेक्टरी चेंज की थी, दैट्स वाई ये बैश में चला गया, नो प्रॉब्लम। बट अब यहाँ पे देखो किरण की प्रोसेस, जैसे ही किरण ने बैश ओपन किया तो हमें वहाँ पे उसका आईडी, पीआईडी और पीपीआईडी मिल गया कि किरण ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, वो बैश से रिगार्डिंग है। इसके अलावा आप और कुछ करके देख लो। यहाँ पे सीडी करती है कहाँ पे, होम डायरेक्टरी में। ये यहाँ पे वीएम फाइल को मैनेज कर सकता है क्या, vim a.txt आ गया फाइल में। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस में क्या हमें यहाँ पे शो होगा किरण वीएम को यूज कर रहा है, तो देख लो किरण ने ये कमांड चला दी है। तो जो भी प्रोसेस हो रही है स्टार्टअप, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। तो उसने लॉगिन किया, लॉगिन के थ्रू उसने फिर एक फाइल को ओपन किया, और जो भी वो करेगा वो आपको रनिंग प्रोसेस में भी शो होगा। इसके अलावा अब ये तो यूजर कर रहा, फिर मैं ग्रुप की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। यस, ग्रुप भी पॉसिबल है।
ऑप्शन जी करते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं अपाचे। अब देखो ये हमारा HTTPD सर्विस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। तो यूजर आईडी यूजर की इंफॉर्मेशन है अपाचे। अब इसकी PID और PPID पे ध्यान देना। तो यहाँ पे PID ये मिला है, इसका PID, ये सबका PID अलग अलग है, प्रोसेस आईडी। बट पेरेंटल आईडी देखोगे तो सबका सेम है। जैसे मैंने आपको क्रोम में कहा था उधर विंडोज में कि आप PID को क्लोज करोगे तो उसकी वो पर्टिकुलर प्रोसेस बंद हो जाएगी, लेकिन यदि कोई पेरेंटल प्रोसेस को ही किल कर दे तो कुछ नहीं बचेगा, एट ए टाइम सबकी सब जाएंगी। अब यदि हम चेक कर ले systemctl स्टेटस HTTPD प्रोसेस, देखो ये रनिंग है, एक्टिव है, रनिंग है, और इसमें हमें ये भी शो कर रहा है कि मेन PID मतलब पेरेंटल प्रोसेस आईडी ये है, और इसकी जो सब प्रोसेस आईडी है इनकी लिस्ट यहाँ पे है। अब ये तो रनिंग प्रोसेस है, यहाँ पे भी पता चला, यहाँ से भी हमें पता चला कि ये रनिंग में है और पेरेंट प्रोसेस आईडी ये है। अब मैं इस प्रोसेस को यहाँ से किल करता हूँ, किल 888 888 को मैं किल कर रहा हूँ। कमांड तो रन हो गई, बट क्या हमारी प्रोसेस है कि गई? चेक कर लेते हैं। अपाचे की प्रोसेस कुछ नहीं है, सबकी सब चली गई क्योंकि हमने किल ही पेरेंट को कर दिया, तो सब प्रोसेस का कोई सवाल ही नहीं। फिर सर्विस स्टेटस में देखते हैं systemctl स्टेटस HTTPD। अब देखो ये इनएक्टिव हो चुकी है, तो अब हमारी वेब सर्विस जो थी वो एक्टिव नहीं है। 20 सेकेंड बिफोर इंडियन स्टैंडर्ड टाइप के हिसाब से इसको डेड कर दिया गया, और इसके भी लॉग हमें मिल जाएंगे। लॉग फाइल में जाके हम HTTP रिगार्डिंग लॉग देखेंगे तो ये सर्विस को बंद किया गया है, उसके भी लॉग वहाँ पे जनरेट हुए होंगे। कहाँ पे नहीं पता, डोंट वरी, HTTPD सर्विस को ग्रेप करेंगे वहाँ पे जाके तो भी मिल जाएगा। तो इसलिए हम ग्रेप के साथ किसी भी लॉग को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस डेड है। अब मैं इसको फिर से स्टार्ट कर दूँ तो ये स्टार्ट हो जाएगी। यस यस। एफ का फुल फॉर्मेट है और जी का ग्रुप है। एफ फुल फॉर्मेट, हाँ, और जी वाला ग्रुप है, और जब एफ यू किया था यू वाला यूजर है। ओके, अब मैं इस सर्विस को स्टार्ट करता हूँ HTTPD। अब देखो ये सर्विस फिर से स्टार्ट होगी। तो पहले जो स्टार्ट हुई थी उसको आईडी मिला था 888, बट अब हमने इसको किल कर दिया। हो सकता है वो आईडी किसी और को मिल गया है, तो इसे जो आईडी मिलेगा कुछ और मिलेगा, क्योंकि सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था बूटिंग प्रोसेस में HTTPD स्टार्ट होता था क्योंकि हमने इसको इनेबल लिखा हुआ था, तो उसे एक ईयरलियर आईडी मिल गया। लेकिन अब हो सकता है 2-2,500 के आगे का भी आईडी इसको मिल सकता है, कि आईडी फिर बंद होने के बाद स्टार्ट होगी तो वही आईडी उसको मिलेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो हर बार आईडी इनके चेंज हो सकते हैं, बट सिर्फ इतना है कि वो जो मिलेंगे वो यूनिक होंगे, वो जो उस प्रोसेस को मिला है वो किसी और को नहीं मिलेगा। तो एक बार इस प्रोसेस को हम स्टार्ट होने देते हैं और फिर इनको और कुछ बेटर वे से हम सॉर्ट करके देखते हैं, क्योंकि अभी अपाचे की प्रोसेस कैसे देखनी है, किस यूजर की कैसे देखनी है, समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी मेमोरी बेसिस पे सॉर्टिंग कैसे करना है ये क्लियर नहीं है स्ट्रक्चर। चलो ये स्टार्ट हो गया। अब एक बार स्टेटस देख लें। प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अब देखो मेन PID क्या मिला, 5000 प्लस, और इनके ये सब प्रोसेस आईडीज। तो फिर यहाँ पे भी हमें शो होगा, तो स्टेटस और अबाउट अपाचे ग्रुप इंफॉर्मेशन। तो ये आ गई अपाचे ग्रुप की इंफॉर्मेशन, जो अपाचे ग्रुप की प्रोसेस चल रही है उनकी इंफॉर्मेशन है। अब इसको भी क्लियर करता हूँ। अब यदि मुझे ये सर्विस ऐसी दिख रही है कि ये एक सर्विस है और उसकी सब प्रोसेसेस दिख रही है, तो मेरे सिस्टम में ऐसी तो बहुत सारी होंगी। तो फिर अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ई मतलब ऑल प्रोसेसेस, और यहाँ पे यूज करता हूँ मैं फॉरेस्ट। जैसे इनका ट्री लाइक स्ट्रक्चर है कि सबसे टॉप पे पेरेंट प्रोसेस चल रही है मेन PPID वाली, और उसके नीचे उसकी सब प्रोसेस की लिस्ट आ रही है। तो फॉरेस्ट करेंगे तो जितनी भी प्रोसेस है उन सब का स्ट्रक्चर शो होगा। ये देखो, तो HTTPD की पेरेंट प्रोसेस,
और उसकी ये सब प्रोसेसेस। पहले तो हमने सिर्फ उसको ग्रेप किया था या उसको सर्च करके देखा था, यहाँ पे तो सबकी सब आ गई। या फिर मैं ऐसे कर लूँ तो फॉरेस्ट देखना चाहता हूँ जस्ट रिगार्डिंग HTTPD, और ग्रेप करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करेगा वो। तो ग्रेप करते हैं, ग्रेप HTTPD, ये देखो HTTPD वाला मिल गया। तो मतलब आप रनिंग प्रोसेस में से भी किसी को सर्च करना चाहो तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये पैरेंटल प्रोसेस है और इसकी ये सब प्रोसेसेस है। इसकी भी कोई और सब की सब होती तो भी दिखाई देता। अब आप सिंपल फिर से इस ग्रेप को हटा देते, किसी भी प्रोसेस को सर्च करना यहाँ से कर सकते हैं। अब ये देखो ऊपर कैसी है, तो ये कितनी की कितनी सब प्रोसेसेस चल रही है, अलग अलग प्रोसेसेस है। देखो बहुत बड़े बड़े इनके ट्री बने हुए हैं। तो हर किसी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन आ रही। जीडीएम हमारे जीनोम शेल को मैनेज करती है, उसकी इंफॉर्मेशन है। और ऊपर जाएंगे आरपीसी बाइंड सर्विसेज है, हमारी एसएसएस सर्विस हो या फिर डीएससीपी हो, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के अलग अलग जो थ्रेड्स बने हुए हैं, जो रनिंग प्रोसेसेस है, उसकी डिटेल मिल जाती है। बट इन केस में आप पेरेंट प्रोसेस को किल करते हो तो बाकी बाय डिफॉल्ट उसकी सब प्रोसेस रिगार्डिंग स्टॉप हो जाती है। अब इसको भी क्लीन करता है। अब ये तो हो गया, चलो बाय डिपेंडेंट ऑन यूजर या ग्रुप पे प्रोसेस को सर्च कर सकते हैं। बट फिर से अगेन वही क्वेश्चन, मेरे सिस्टम में अभी कौन सी वो प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा मेमोरी यूज कर रही है? क्योंकि ये पीएस तो हमें शो कर रहा है, चलो फॉरेस्ट दिखा दिया, रनिंग प्रोसेस की लिस्ट दिखा दी, फुल फॉर्मेट में दिखा दिया, पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन आ गई या ग्रुप की इंफॉर्मेशन आ गई, पेरेंटल प्रोसेस आईडी मिले, सब प्रोसेस मिले। बट अब हम जो देखना चाहते हैं कि मेमोरी और सीपीयू की सॉर्टिंग कैसे की जाए, क्योंकि ये जो मिल रहा है आउटपुट तो अच्छा है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है कौन कितना किसी यूज कर रहा है। तो अब इसको क्लीन करते हैं। और अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ps happen e फॉर ऑल प्रोसेस, और यहाँ पे मैं ओ फ्लैग को यूज करता हूँ। ओ मतलब आउटपुट। मुझे ऑल में से आउटपुट में कौन चाहिए? तो मुझे चाहिए यूजर की इंफॉर्मेशन। यूआईडी नहीं जरूरत, नाम दिखेगा तो इनफ है मेरे लिए। ठीक है। यूजर, यूजर के बाद मैं देखना चाहता हूँ पीआईडी, प्रोसेस का आईडी होना चाहिए। ठीक है। फिर मेमोरी होनी चाहिए इन परसेंटेज, फिर सीपीयू होना चाहिए इन परसेंटेज, क्योंकि इसको परसेंटेज में ही समझ पाएंगे सीपीयू। और आफ्टर द सीपीयू कमांड भी होनी चाहिए। तो ये आउटपुट में एक्सपेक्ट करता हूं पीएस से, और एंटर करते हैं। अब हमने जो कहा था वही आउटपुट हमें मिला है। ओके। तो यूजर किरण की ये प्रोसेस है बैश पे, क्योंकि अनदर टर्मिनल पे वो चल रहा है। स्विच किया था हमने इसमें रूट अकाउंट से, स्विच किरण किया, किरण के बाद हमने यहाँ पे बैश को ओपन किया और किरण ने एक वीएम फाइल को एडिट किया है। तो एज इट इज वो प्रोसेस दिख रही है। इसके बाद जो रूट की प्रोसेस या फिर जो भी सिस्टम की यूजर्स है उनकी प्रोसेसेस है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे नेक्स्ट दिया था, देखो सब कुछ टॉप में मिलेगा। पीआईडी, प्रोसेस आईडी, मेमोरी, सीपीयू, कमांड। तो जो एक्चुअल हम देखना चाहते हैं उसको हम ऐसे सॉर्टिंग करके शो कर सकते हैं। अब इसमें भी फिर से सॉर्टिंग जो है अगेन पीआईडी के थ्रू है। सीरियली प्रोसेस आ रही है, मेमोरी नहीं आ रही है, क्योंकि मेमोरी देखो 0.7 यहाँ पे है। तो सॉर्टेड का कोई सवाल ही नहीं है। 0.6 है, 6 के बाद 5 आ गया और 5 के बाद 0.2, तो सॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देते हैं डबल हाइफन सॉर्ट। अब मुझे सॉर्टिंग चाहिए, इज इक्वल टू ऑन परसेंटेज ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी बेसिस पे हम सॉर्टिंग देखना चाहते हैं। एंटर करते हैं। अब देखो सॉर्टिंग तो आ गई है हमारी कमांड के हिसाब से। आउटपुट में यूजर है, यस ये यूजर की लिस्ट है इनिशियली, फिर पीआईडी है ये, और फिर मेमोरी है। हमने मेमोरी पे सॉर्टिंग किया है। तो देखो 13 नीचे आ गया, सबसे टॉप वाला यहाँ पे दिख रहा है जो सबसे ज्यादा मेमोरी यूज कर रहा है। फिर ये नीचे नीचे जा रहे हैं, मतलब ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलो ये तो आ गया,
लेकिन रिवर्स आ गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टॉप टू बॉटम दिखा, इसने तो बॉटम टू टॉप सॉर्टिंग कर ली। ओके, तो हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे माइनस परसेंटेज करते हैं। अब देखो टॉप टू बॉटम सॉर्टिंग होगी, तो जीरो वाले सबसे लास्ट में आ गए। अब टॉप पे चलते हैं, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो मेमोरी, सबसे ज्यादा मेमोरी यूज करने वाले जो प्रोग्राम है हमारे जीनोम सेल है, जो एक रूट प्रोसेस के थ्रू चल रहा है, एक जीडीएम सिस्टम यूजर है उसकी प्रोसेस के थ्रू चल रहा है। तो ये सबसे ज्यादा मेमोरी को यूज कर रहा है। अब इसमें से भी ऊपर वाले 5-10 काम के, बाकी वाले छोटे छोटे जाने दो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मेमोरी को यूज कर रहे हैं। तो एक काम करते फिर यहाँ पे हम इसको ग्रेप कर लेते हैं, और ग्रेप में मैं चाहता हूँ टॉप 10, तो हेड कमांड का इस्तेमाल करके देखते हैं। हेड हमें टॉप 10 लाइन दिखाता है। यस, काम हो गया। तो अब सिर्फ जो सॉर्ट होके मुझे आउटपुट मिला है उसमें मुझे टॉप 10 प्रोसेस दिखाई दी, बेस्ड ऑन मेमोरी सॉर्टिंग। मेमोरी बेसिस पे सॉर्टिंग है, प्रोसेस आईडी थ्रू उसके थ्रू नहीं है। तो मेमोरी के हिसाब से सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोसेस टॉप पे दिखाई दी, उसके नीचे फिर जो कम कम होते जा रहे हैं उनकी लिस्ट है। तो ये सॉर्टिंग जो है मेमोरी बेसिस पे है। आप इसको सीपीयू बेसिस पे करना चाहोगे तो कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू नहीं, जस्ट मिनट, परसेंटेज ना, परसेंटेज ऑफ सीपीयू। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। तो ये सीपीयू के थ्रू सॉर्टिंग हो गई। तो मेमोरी में देखो वेरिएशन है। प्रोसेसर टॉप में जो चल रहा है वो 10.2 है, सेकेंड 1.8, 0.3, 2, 1, 1, 0, 0। बट इसको देखो ये सॉर्टेड नहीं है प्रॉपर वे से, ये प्रोसेसर के हिसाब से सॉर्टिंग हुआ है। अब ये देखोगे तो 13.9 वाला है, इसके बाद 9.4 चाहिए था, लेकिन 2.5 आ गया क्योंकि ज़्यादा सीपीयू को ये यूज़ कर रहा है। तो ये सीपीयू बेसिस पे है। अब इसमें और एक बात का आप देखोगे तो ये जो सॉर्टिंग है इसमें हमें कुछ कम लाइन देखनी है, तो हमारा पुराना तरीका हाइपरनियन करके हम 5 करते थे तो 5 लाइन दिखाएगा टॉप की, ये आ गई। बट इसमें और ही बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो सॉर्टिंग हो रही है ना, इसमें लाइव नहीं है। लाइव मतलब जब मैंने एंटर किया कमांड को, अब मेरे सिस्टम का फिलहाल टॉप 7 प्रोसेस कौन सी है एंटर कर दूं तो ये रिपोर्ट जनरेट हो गया। अब मान लो ये रिपोर्ट मेरे सामने आने के बाद बैकएंड में कोई चेंज हुआ है, तो चेंज आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। आप 2 घंटा भी यहाँ पे वेट करोगे आपको ये ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि जब हमने एंटर किया उस टाइम का रिपोर्ट है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ फायरफॉक्स को रन कर दूँ, अब फायरफॉक्स तो रन हो गया। फायरफॉक्स एक ही भी टूल है, ग्राफिकल है, तो टॉप 10 में 100% वो आया होगा, क्योंकि ने पहले भी देखा था जब जब फायरफॉक्स स्टार्ट करते ऐसा लगता है कि ओएस परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पे कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये रिजल्ट उस वक्त का है जब हमने इसे एंटर किया था। तो ये लाइव नहीं है सीधा मतलब। फिर मैं लाइव देखना चाहूँ तो यस, लाइव भी आप इसे कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसी कमांड का इस्तेमाल करते हैं, देखो। बट इसमें सपोर्ट लेते हैं ऑच कमांड का। ऑच आपको ये लाइव करके दिखा सकता है। जैसे हमारी कमांड होती है ऑच हैपन एन फॉर नंबर और 1 फॉर सेकेंड, तो ईच एंड एवरी 1 सेकेंड को मैं इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ। देखो आउटपुट वही है, बट इस बार वो लाइव है। देखो फायरफॉक्स आपको दिख रहा है क्योंकि फायरफॉक्स हमने स्टार्ट किया है। जैसे हम फायरफॉक्स को क्लोज कर देंगे, ये लाइव है, दैट्स वाई ऐसा चेंज हो रहा है। तो फायरफॉक्स को मैं क्लोज करता हूँ, देखो 2-3 सेकेंड के अंदर फायरफॉक्स उस लिस्ट में से हट जाएगा, चला गया फायरफॉक्स। क्योंकि ये ईच एंड एवरी 1 सेकेंड को, देखो यहाँ पे आ रहा है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को हमारे सिस्टम का आउटपुट हमें दिखा रहा है। तो ये हमारे सिस्टम का पर्टिकुलर रनिंग प्रोसेस का स्टैटिस्टिक है। इंस्टेड ऑफ दैट, अब पीएस कमांड को ये हम छोड़ दें, चलो अब तो हमने सॉर्टिंग भी कर ली, जो रनिंग प्रोसेस है वो भी हमें दिखाई दी। अब हम यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, कंट्रोल से स्टॉप कर दिया मैंने।
अब हम ये चेक करना चाहते हैं क्या कोई और भी कमांड है जो हमें इस तरीके से आउटपुट दिखाएगी। तो ये एक टॉप कमांड होती है। टॉप कमांड आपको एक अच्छी तरीके से बता सकती है। इसमें बाय डिफॉल्ट कोई ऑप्शन भी ना यूज किए तो बहुत कुछ आपको शो कर देगी। देखो ये वाली, तो टॉप, तो सिस्टम कब ऑफ हुआ था, 1 आवर 19 मिनट बिफोर। फिर रनिंग यूजर की इंफॉर्मेशन, सिस्टम का लोड एवरेज इंफॉर्मेशन, रनिंग टास्क की इंफॉर्मेशन, कितनी प्रोसेस रनिंग है, कितनी स्लीप पे गई है, कुछ जोम्बिस प्रोसेस जिसको हमने क्लोज तो कर दिया है लेकिन अभी वो बैकग्राउंड में रन हो रही है, जो जोम्बिस में शो होगा, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, मेमोरी स्टैटिस्टिक क्या है, स्वैप का स्टैटिस्टिक क्या है, कितनी मेमोरी अभी फिलहाल फ्री है, कितनी स्वैप फ्री है, कितनी यूटिलाइज हुई है, कितनी बफर कैशे में है, जो एज पर हमारी कैशे में रैम या स्वैप को यूज किया जाता है। तो सब कुछ डिटेल हमारे सामने है। तो ये टॉप प्रोसेस भी आपको बहुत डिटेल में शो करती है कि चलो ये हमारी रनिंग टॉप की प्रोसेसेस है, ये यूज़र की इंफॉर्मेशन है। फिर इसके बाद बहुत सारे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पी आर है एन आई है, वी आई आर टी, इट्स अ वर्चुअल, फिर आर ई एस, फिर एस एच आर, फिर एस, देन सीपीयू और मेमोरी की सॉर्टिंग आ गई। तो जैसे भी कुछ अपडेट होते हैं ये हमें टॉप 10 प्रोसेस में यहाँ पे अपडेट दिखा रहा है, कौन सी कमांड के थ्रू ये रन हुई है ये भी दिखाता है। अब आप इन ऑप्शंस को भी जानना ही चाहते हो तो जैसे आपको कहा, आपको सपोर्ट कौन करेगा, मैन। आप लिखो मैन एंड टॉप, तो टॉप करती है आपको डिस्प्ले लिनक्स की प्रोसेसेस। अब देख लो ये जो ऑप्शंस हमें शो हुए वो कौन थे। यहाँ पे हम आते हैं नीचे तो आपको यहाँ पे भी इनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी को एज अ फिजिकल मेमोरी आपको परसेंटेज के फॉर्मेट में दिखाई देगी। फिर ये आर क्या था, एनीथिंग ऑक्यूपाइंग बाय फिजिकल मेमोरी विच इज बिगिनिंग विद द लिनक्स 4.5 इज द सम ऑफ फॉलोइंग थ्री फील्ड्स, आर साइन, आर एफ डी, आर एस एच। फिर ये क्वाड्रेंट 1 पेज, क्वाड्रेंट 2 पेज को देखो, फिर 4 को देखो, फिर 2 को देखो, और इनका फॉर्मुलेशन निकाल के जो आएगा वो आपको वहाँ पे दिखाया गया। दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही कुछ क्रिटिकल कैलकुलेशन करके इन्होंने ये दिखाया मेमोरी का स्टैटिस्टिक। बट वो इतना ही कुछ हमारे लिए यूजफुल होगा ऐसा कुछ नहीं है। ओके, दैट्स वाई इग्नोर इट की ऑप्शंस में हमें क्या क्या दिखा रहा था। अब इसको फिर से क्विट करते हैं। यस, कोई क्वेश्चन। हाँ, ओके, हाँ। क्वेश्चन क्या था, थ्रेडम। जैसे मान लो अभी हमने कोई प्रोसेस को देखा है तो उसके जो थ्रेड्स है हमें यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट में मिलेंगे। अब हम यहाँ पे आ जाए तो फॉर एग्जांपल मान लो ये जो है चलो फॉरेस्ट वाली कमांड यूज करके देखते हैं डायरेक्टली। पी एस हाइफन ई करते हैं और डबल हाइफन फॉरेस्ट कर लेते हैं, फॉरेस्ट। अब कोई भी एक प्रोसेस को लेते हैं हम यहाँ से, फॉरेस्ट। पहले तो सबको एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं। अब देखो ये सब हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये देखो इसके बहुत सारे थ्रेड से सिस्टम डेमोन है। अब हम सिस्टम डी पे आते हैं तो मुझे सिस्टम डी की प्रोसेस चाहिए, तो सिस्टम डी। अब जस्ट मिनट इसको ग्रेप करेंगे, ठीक है, तो ग्रेप कर लेते हैं। अब ये हमें इसकी इंफॉर्मेशन आ रही कि इसकी बैकग्राउंड में चल रही जो प्रोसेसेस है। अब एक मिनट, और भी कोई सिस्टम डेमोन था क्या, जस्ट मिनट, सिस्टम डी एक प्रोसेस है उसकी रनिंग ये आ गई। और हाँ यहाँ पे एक सिस्टम डी है, इसकी भी कुछ प्रोसेस हमें दिखा रहा है लेकिन ये हमने ग्रेप किया ना, दैट्स वाई ग्रेप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। और एक प्रोसेस को देखते हैं, जीडीएम, लेकिन जीडीएम भी मल्टीपल है क्या। और एक बार टॉप पे आते हैं क्योंकि जो, हाँ, यहाँ पे के थ्रेड है, ठीक है, ये के थ्रेड को लेते हैं। तो सिंपल, अब यहाँ पे करते हैं इसको क्लीन, और यहाँ पे मैं के थ्रेड को डंप्स कर लेता हूँ पहले। अब के थ्रेड की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी, बट ये रनिंग एक प्रोसेस को दिखा रहा है। फॉरेस्ट को देखेंगे तो के थ्रेड, नहीं, ये ऐसे नहीं कर पाया, इट्स अ फिल्टर। फिल्टर के थ्रू करता है कि एक बार चेक करते हैं।
फिल्टर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, छोड़ दो, सीधा एच पे आते हैं। तो एच और ग्रेप कर लेते हैं, ग्रेप एच ग्रेप एच ठीक है। अब ये है, ये हमें इसकी डिटेल क्या करनी है, हमें डंप करवानी है किसी फाइल में, ताकि आपको कोई किसी को ये रिपोर्ट देना है या कोई जो कुछ चल रहा है ये वाला, या फिर आपको ये जो थ्रेड्स टोटल यहाँ पे दिख रहे हैं, एक प्रोसेस को डंप करना है तो हम यहाँ पे इसको फिल्टर कर सकते हैं। बट आपको ये सभी डंपिंग किसी और को फॉरवर्ड करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इन सब लॉक्स को ही आप किसी एक पर्टिकुलर फाइल में रिडायरेक्ट करवा दो। जैसे मैं इसको ले लूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ इनसाइड द रूट, तो रनिंग थ्रेड्स या प्रोसेस जो भी है डॉट टी ओके। तो इसको हमने एक फाइल में डाल दिया। अब हम इसको चलते हैं रूट कैट रनिंग, तो ये देखो ये हमारी फाइल में टोटल रिपोर्ट आ गया। तो ये किसकी क्या क्या थ्रेड्स चल रहे थे, कौन कौन इसके सब प्रोसेस के थ्रू हमें यहाँ पे इसे दिख रहा है, तो ये सब रिपोर्ट ही हमने एक फाइल में डाल दिया है। अब ये टोटल इसका रिपोर्ट है, कौन सा क्या प्रोसेस आईडी था, क्या था, ये सब कुछ इसने हमें डिटेल में यहाँ पे दिखाया। और अब ये जो है ना, ये आउटपुट जो मुझे मिला वो फाइल से मिला है। जैसे मैं रूट में आ जाऊँ, रूट, और हमारी फाइल का नाम था थ्रेड, ये वाली देखो ये फाइल है हमारी जो हमने ये की है। मतलब हम किसी को ये फॉरवर्ड करना चाहे, वो चाहता है कि नहीं हमारी सब प्रोसेस को देखना चाहता है, उसको ये मॉनिटरिंग करनी है कि किस तरीके से हमारी प्रोसेस चल रही है, तो आप ऐसे इसको यहाँ से बाहर डंप किसी फाइल में करवा के आप उसे ये टोटल रिपोर्ट को आप फॉरवर्ड कर सकते हो कि ऐसे ऐसे हमारी प्रोसेसिंग चल रही है। मतलब ये बहुत बार जब जरूरी कब होता है कि आपके सिस्टम में परफॉर्मेंस में कुछ इश्यूज है, जो भी आपकी टॉप प्रोसेस हो स्लोली चल रही है, फिर सामने वाला आपको सीनियर मांग सकता है कि नहीं मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, वो देखना चाहता है कि आपके किस किस सर्विस के साथ क्या क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो स्क्रीन सेवर चल रहा है, अब क्या जरूरत है लिनक्स में स्क्रीन सेवर हो और हम बोल रहे कि परफॉर्मेंस स्टोर हो रहा है, स्लो हो रहा है। सो इन प्रोसेस को वहाँ पे आपको किल कहने की बात कर सकते हैं कि नहीं इनको हटा दो, ये क्यों आपने ऑन रखे हुए हैं। सो ये बहुत सारी डिटेल में लिस्ट इनको मिल जाती है कि हमारी कौन सी प्रोसेसेस हमारी बैकएंड में चल रही है यहाँ पे। सो ये आपको टोटल डिटेल यहाँ पे शो करेगी। बट आई थिंक वो बाहर से डालना पड़ेगा, फिर हमें कमांड ही डंप थी दिखी थी आपने। डंप है डंप अकाउंट आईएसओ कीज डंप यूटीएम के है। एक मिनट इनको चेक करके देखते हैं। तो मैन करते डंप क्या यूटिलाइजेशन है इनका, क्योंकि डंप तो हमें मिल गई है। प्रिंट एक्सेप्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। और रिवर्स रॉ एंड फॉर डिस्प्ले द ओनली नंबर ऑफ नंबर्स फॉर द रिकॉर्ड्स फॉर्मेट आउटपुट फॉर्मेट रॉ ऑप्शन। चलो एक बार ये क्या करता है देख लेते हैं, फिर इसके बाद ठीक है। तो डंप हाइफन अकाउंट, अब ऑप्शंस यहाँ पे जो दिया है, तो डबल हाइफन फॉर्मेट, बट चेक करना पड़ेगा ये शायद ऐसे काम नहीं करेगा डायरेक्टली फॉर्मेट। तो ऑप्शंस हमें देने पड़ेंगे। डम फॉर्मेट क्या इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेप का, पीएस का ट्राई करते हैं, पीएस हाइफन ई। आउटपुट तो आ गया लेकिन इसने किया क्या एक्चुअल, या सिर्फ दो कमांड को सेपरेट रन कर दिया है। डायरेक्ट पीएस हाइफन ई का आउटपुट है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो इसको रिडायरेक्ट करते हैं, बट सेम लाइक ये इसी स्टोर करेगा फिर से, क्योंकि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल मतलब देखते क्या कुछ और कर पाता ही है। तो इसको एक बार रिडायरेक्ट करवा देते, डंप करवा देते इसको यहाँ से सो इन्फो डॉट टी एक्स टी फाइल में, और कैट इन्फो डॉट टी एक्स टी, नहीं उसी फॉर्मेट में आ गया, सिर्फ फॉरेस्ट नहीं था, दैट्स वाई हमें ऐसे दिखाया गया रनिंग प्रोसेस है। वन टाइम अगेन चेक कर लेते हैं, मैन डंप, तो डंप
एक एफ एस है, डम्प टू एफ एस, ये चेक कर लेते हैं, फाइल सिस्टम रिगार्डिंग कुछ होगा फिर से। तो डम्प टू एफ एस, डम्प, ओके टू एफ एस। मतलब एक्चुअल वो क्या चाहते हैं उस पर डिपेंडेंट होगा कि रनिंग प्रोसेस की इंफॉर्मेशन उनको चाहिए या उसके कौन से थ्रेड है, तो ये फॉरेस्ट से इसे हमें मिल जाएंगे। लेकिन वो यदि लॉग फाइल मांग रहे हैं तो फिर हमें लॉग से निकालना पड़ेगा उसे। मतलब डिपेंडेंट ऑन कि उनका कहना क्या है, उनको किस लिए चाहिए। मतलब वो जावा चल नहीं रहा है या फिर जावा स्लो चल रहा है, ऐसा कुछ इशू है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। हम्म, हम्म, नहीं, फिर तो हम ऐसे जैसे हमने फॉरेस्ट किया वैसे ही उनको जावा का रनिंग प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे हमने एचटीटीपी का ट्राई किया था या टोटल प्रोसेस के थ्रेड को निकाला था। और सेकेंडरी हमारा मेमोरी स्टैटिस्टिक्स, कि जो मेमोरी वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। जैसे कि हम ये कर लिया था ना ऐसे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये सॉर्टिंग किया था हमने। अब जो हमारी टॉप प्रोसेस थी इसने हमें शो कर दी थी कि इसी से हमारी प्रोसेस चल रही है। जब जावा हमारे पास होगा तो जावा भी इसमें आएगा। अब जावा नॉर्मल समझो कि फॉर एग्जांपल जावा जब स्टार्ट होता है तो 8% तक यूज़ होता है, अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर मान लेते हैं, 8% से 10% लेता है। डिपेंड ऑन उस पर कितना लोड देंगे वो तो बढ़ता जाएगा। फिर जब हम ये उनको फॉरवर्ड करेंगे कि चलो मान लो ये फॉर जावा है, अब जावा मैंने उसको फॉरवर्ड किया सामने वाले को और उसने चेक किया तो उसका कहना है यार जावा तो 1% यूज़ करना चाहिए था, जावा 3% क्यों यूज़ कर रहा है आपके सिस्टम में। हमारा नॉर्मल बाउदर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में तो ये 1% पे चल रहा है। तो फिर वो आपसे फिर थ्रेड की मांग करेगा कि नहीं अब मुझे जावा की डिटेल भेजो, जावा प्रोसेस के अंदर कौन से थ्रेड प्रोसेस चल रही है। तो फिर आपको फॉरेस्ट में जो डिटेल मिलेगा वो भी उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा उस केस में, कि उसे ये पता चलेगा हाँ जावा के साथ कौन कौन चल रहा है और कौन से प्रोसेसेस उसमें, वो डिटेल हमें वहाँ पे देनी पड़ेगी फिर उनको। चलो अब फिर से आते हैं, हमने टॉप को देखा था। अब टॉप में तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये बहुत इजीली दिखा दिया कि इतने सारे रनिंग प्रोसेसेस है। टॉप में भी ये प्रोसेस हमें यहाँ पे शो हुई। क्या हम यहाँ पे भी ग्रेप का ट्राई कर ले तो देखते ये क्या करता है, लेकिन मे बी ये इसे सपोर्ट नहीं करेगा टॉप। और यहाँ से हम ग्रेप कर रहे हैं एच टी टी पी डी को, देखते क्या दिखाता है हमें इंफॉर्मेशन। क्योंकि टॉप एचटीटीपीडी की प्रोसेस टॉप में आएगी, मतलब टॉप प्रोसेसेस में तो ये शो करेगा। देखो अभी इसको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिल रही है। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है चेक करते हैं। तो ये प्रोसेस ग्रुप की इन्फॉर्मेशन किस पीआईडी के साथ वो चल रही है वो डिटेल इसने फाइंड आउट कर लिया है। चलो टाइम ले रहा है कुछ, शायद इसकी 4 प्रोसेस थी और एक पेरेंट मिला के 5 थी। ये हमें क्या क्या दिखाता है ये चेक कर लेते हैं। तो ये प्रोसेसर मेमोरी का स्टैटिस्टिक है यहाँ पे। नहीं, इतनी ही है। तो कंट्रोल सी करते हैं इसे। अब टॉप को देखेंगे तो फिर से देखिए टॉप। तो ये सीपीयू जो हमें यहाँ पे इसने परसेंटेज में दिखाया था, 3% सीपीयू है। और ये जो मेमोरी है उस स्टैटिस्टिक यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो कितना मेमोरी को यूज कर रहा है। अब इसको मैं क्लीन करता हूँ। इसके बाद अब हमें ये चाहिए कि हमारा नेटवर्क परफॉर्मेंस, कि कौन से पैकेट्स हमारे सिस्टम में से बाहर जा रहे कौन से आ रहे। तो हम यहाँ पे फिर से नेटवर्क परफॉर्मेंस के लिए चेक कर सकते हैं टीसीपी डंप। तो टीसीपी डंप ये आपके पैकेट्स को मॉनिटर करता है, ईच एंड एवरी पैकेट जो आपके एनआईसी कार्ड के थ्रू सिस्टम से बाहर जाएगा या वहां से अंदर आएगा, ईच एंड एवरी पैकेट्स को ये मॉनिटर कर सकता है और इनको स्टोर भी कर सकता है। तो सिंपल टीसीपी डंप के थ्रू हाइफन आई फॉर इंटरफेस, और हमारे इंटरफेस कार्ड का नाम है ENP0S3। अब ये हमारे सब आने जाने वाले पैकेट्स को कैप्चर करेगा। तो अब जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर जाती है बाहर से अंदर आती है ये कैप्चर करता रहता है। सो विंडोज़ में आपने कभी किसी ने यूज़ किया है तो वहाँ पे लाइक ज़्यादातर ये CH वाले लोग हैकिंग जो सीखते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। तो वो यहाँ पे
टीसीपी डम को लिनक्स में यूज कर सकते हैं, बट इन विंडोज प्लेटफॉर्म जो चलता है वायरशार्क, यदि आपने नाम पहले सुना है, तो विंडोज में पैकेट स्निफिंग के लिए टूल यूज किया जाता वायरशार्क। इंस्टेड ऑफ दैट इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम टीसीपी डम को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि रीजन ये है कि ये बहुत स्लो दिख रहा है, क्योंकि इसे नहीं है, मेरा एनआईसी चल भी रहा है ना, तो हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ पैकेट्स पर सेकेंड ये बाहर फॉरवर्ड करे, क्योंकि इसका बाहर के राउटर से कम्युनिकेशन होता है, बाहर वालों से होता है। फिर हमें ये खाली खाली क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा नेटवर्क कनेक्टेड ही नहीं है। क्योंकि हमने जो आईपी दिया है, आप आईपी को देखोगे ENP0S3 का, तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो स्टैटिक है, कॉज ऑफ द एम सर्वर हमने 192.168.0.2 को सेट करके रखा है। दैट्स वाई ये हमारी कनेक्टिविटी बाहर के लोगों के साथ नहीं बना रहा है। लेकिन जैसे हम इसको ऑटोमेटिक पे डाल दे NMCLI कनेक्शन शो, तो ENP डाउन है जो ऑटोमेटिक पे होता है, और सर्वर हमारा चल रहा है जो एम सर्वर के लिए है। जैसे मैं यहाँ पे अप कर दूंगा ना हमारे कनेक्शन को, देखो ये बहुत ही फास्ट वर्क करना शुरू कर देगा। जैसे मैं NMCLI कनेक्शन अप कर दूँ, ENP वाला जो डिफॉल्ट कनेक्शन है, तो मुझे ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगा। अब देखो ये आपको कितनी प्रोसेस दिखाता है। अब ईच एंड एवरी पैकेट्स जो इसने पहले ऑटोमेटिक आईपी के लिए रिक्वेस्ट भेजी होगी, डोरा प्रोसेस हुई होगी, फिर वो डिटेल आ गई, फिर इसके बाद जो भी कम्युनिकेशन इसका बाहर वालों के साथ हो रहा है, ERP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, फिर RERP, हर आने जाने वाली रिक्वेस्ट यहाँ से आपको दिखाई देगी। कि मैं यहाँ से पिंग भी कर लूँ लाइक google.com को, शायद मेरा टाइम डेट गलत है, तो सिस्टम ctl रिस्टार्ट क्रोनी, तो क्रोनी सर्विस जो होती है वो हमारे टाइम डेट को मैनेज करती है, और क्रोनी बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यूज करता है 123, इट्स एंटीफिश सर्विस। तो अब यहाँ पे भी हमें वो पैकेट दिखाई देगा 123 वाला गया, लेकिन ये स्पीड ही इतना फास्टर है कि आपको कौन सा पैकेट आया गया वो ठीक से भी नहीं पता चलेगा। तो देखो एनटीपी का काम तो हुआ था, देखो मतलब एनटीपी की हमने रिक्वेस्ट भेजी, तो हमें यहाँ से पैकेट्स फॉरवर्ड हुआ, NTP4 वर्जन इसने यूज किया, फिर इसको टाइम डेट भी मिला होगा, तो चेक कर लेते टाइम डेट अपडेट हुआ, देखो हो चुका है। फिर हम यहाँ से पिंग करते, पिंग भी की तो पैकेट बाहर जाएगा ना, गूगल को पिंग की तो गूगल का रिप्लाई आएगा। तो ये देखो यहाँ पे अब आपको आईपी भी दिखेगा, जो आईपी दिखेगा वो गूगल वालों का होगा। तो सिंपल यहाँ पे ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट ही आपको शो करता रहेगा। तो ये जो हमें दिख रहा है बॉम वाला, ये श्योर गूगल वालों का ही एड्रेस होगा, जो उनका फुली डोमेन नेम है। सो ऐसे हर पैकेट्स इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, और इन पैकेट को भी हम चाहे तो स्टोर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल पे। अब इसके बाद यहाँ से और बाहर आते हैं, Ctrl+C करते हैं। ये देखो कितने पैकेट्स यहाँ से फॉरवर्ड हुए, क्या हुए, इसकी डिटेल दी गई है। ओके, तो ये सब डिटेल यहाँ पे है, टीसीपी डम की फाइल में भी ये स्टोर हुआ हुआ लॉग हमें मिल जाएगा। फिर से इसको क्लियर करता हूँ, और अब हम यहाँ पे यूज करते हैं नेट स्टैट, नेटवर्क स्टैटिस्टिक के लिए यूज होता है नेट स्टैट। तो आपके कनेक्शन जो बाहर इस्टेब्लिश होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन ये देता है, कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी किसी के साथ SSH कनेक्शन कुछ इस्टेब्लिश किया, तो कौन सा पोर्ट यूज हुआ हमारा, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे आ जाएगी, पोर्ट नंबर दिखेगा, फिर किसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है वो डिटेल आएगी। तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश जो होते हैं हमें उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें नेटवर्क स्टैटिस्टिक में मिल जाएगी, और कोई अलग कमांड नहीं है, विंडोज प्लेटफॉर्म भी यही चलती है नेटवर्क स्टैटिस्टिक। या फिर LS ऑफ होती है, जो भी हमारी रनिंग फाइल फोल्डर्स है उनकी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, लेकिन ये थाउजेंड्स ऑफ फोल्डर दिखा देगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टरीज है उनकी इंफॉर्मेशन। तो ऐसी बहुत सारी कमांड है जो हमें यहाँ पे मॉनिटरिंग करने के लिए सपोर्ट कर सकती है। अब रही बात, हम कुछ भी रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, ओके, जैसे फिर वो लॉक की बात हो, या फिर हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस है, तो हम इसको कैसे लॉक कर सकते हैं या कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी और को रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो देखो सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फाइल को vim so log या syslog नाम देते हैं।
ठीक है, log डॉट एस एच। तो log डॉट एस एच के नाम से मैं एक फाइल बना रहा हूँ, आते इस फाइल में। और अब यहाँ पे हम सिस्टम के लॉग को रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं किसी को। फिर करना क्या क्या है रीडायरेक्ट, क्योंकि हम बाहर वो कमांड डाल देना तो बाहर से आसान है। जैसे यहाँ पे आ गए, अब मुझे कुछ भी फॉरवर्ड करना है, ओके, कि मैं सिंपल एक पे ट्राई कर लूँ। ये इतना फायदेमंद नहीं है कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा लाइक टेल कमांड यूज कर लूँ, टेल, और मुझे भेजनी है लाइक नंबर ऑफ लाइन 25, 25 नंबर ऑफ लाइंस। कौन सी फाइल की? तो जो वी आर में है, लॉग में है, क्रॉन में। एंटर, तो आ गई वो 25 लाइन। अब मुझे ये लॉग को किसी फाइल में डाल देना है, तो आप सीधा रीडायरेक्ट ऑप्शन यूज कर दो, तो आपके जो भी लॉग है वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ इसे होम में क्रॉन लॉग के नाम से। बस हमारे जो लॉग थे यहाँ के क्रॉन फाइल के लास्ट 25 लाइन्स हमने फॉरवर्ड कर दी। कहाँ पे वो? तो होम में है, क्रॉन डॉट लॉग फाइल में। तो ये रही हमारी वो 25 लाइन जो हमने वहां से फॉरवर्ड कर दी। अब बट ये तो एक काम हुआ, बट हम डेली बेसिस करना चाहते हैं। कोई कहता है कि नहीं मुझे डेली स्टैटिस्टिक चाहिए, तुम्हारे क्रॉन का, तुम्हारी मेमोरी स्टैटिस्टिक का, सब कुछ। तो सीधा रास्ता बेस्ट यही है कि हम स्क्रिप्ट बना ले। तो वी आई एम, और यहाँ पे हम देते हैं सपोज हमारे कंप्यूटर का होस्ट नेम क्या है देख लो। तो होस्ट नेम है सर्वर वन डॉट एग्जाम्पल, ठीक है। वी आई एम लॉग डॉट एस एच, जो सेल हम यूज करते थे एस एच, आ गए यहाँ पे। अब सिंपल यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ, सपोज इको, ओके। और इको में यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज इंफॉर्मेशन में देते हैं माई सिस्टम डिटेल्स, ओके। और ये जो है इस कीवर्ड को या इस लाइन को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ होम फोल्डर में। होम फोल्डर में जाएगा और कहाँ पे स्टोर होगा? तो सिस लॉग, सिस्टम लॉग नाम से बनाते एक फाइल डॉट टीएक्सटी। तो ये उस फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको स्टोर करोगे, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। फाइल तो बन गई लॉग की, बट ये एग्जीक्यूटेबल चाहिए मुझे। तो सेट करते सी एच मॉड 755 और log डॉट एस एच। अब चेक करेंगे तो परमिशन चेंज हो चुकी है, एग्जीक्यूटेबल दे दी मैंने 755, मतलब अब इसे हम रन कर दे तो log डॉट एस एच फाइल रन हो गई। अब आप होम में देखो क्या कोई sys log बना है सच में? होम sys log आ गई फाइल, क्या लिखा हुआ है? जस्ट ओनली वन लाइन। तो इको कमांड जस्ट हम इसे हाई कहे तो आउटपुट हाई देगी, बाय कहेंगे तो बाय देगी। तो हमने किया क्या, हमने एक लॉग फाइल बना ली, उसमें इतना लिखा था, तो इको का जो आउटपुट है वो रीडायरेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। अब हम इसका फायदा कैसे उठाएंगे? अब देखो इंसर्ट मोड में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हमारे कंप्यूटर का होस्ट नेम क्या है, ओके। तो जो होस्ट नेम होगा वो हम चाहते उस फाइल में चला जाए, तो रीडायरेक्ट कर दो। आउटपुट आपको नहीं दिखेगा, आउटपुट सीधा उस फाइल में जाएगा। बट जैसे मैं इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा होम फाइल में आउटपुट को, तो हमारी पहली वाली ऊपर वाली लाइन ये तो ओवर राइट हो जाएगी, क्योंकि रीडायरेक्ट ऑपरेटर ओवर राइट करता है। तो हम यहाँ पे अपेंड का इस्तेमाल करेंगे, तो पहले वाला भी रहेगा, ये भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो होस्ट नेम हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे फिर से ऐड करते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ मुझे मेमोरी के स्टैटिस्टिक फॉरवर्ड करने हैं सामने वाले को या रीडायरेक्ट कर देने। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेमोरी मेमोरी यूसेज, ठीक है, मेमोरी यूसेज। और इसको भी हम यहाँ से रीडायरेक्ट करवा देते हैं। और लास्ट वाला कहाँ पे होना चाहिए? तो स्लैश होम स्लैश सिस लॉग डॉट टी एक्स टी फाइल में।
तो ये भी उसी में जाके ऐड हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या जाना चाहिए, तो फ्री हाइफन एम फिलहाल, तो फ्री हाइफन यम जाना चाहिए और रीडायरेक्ट होना चाहिए स्लैश होम स्लैश सिस लॉग डॉट टीएक्सटी में। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे टाइम डेट को भी भेज देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो डेट कमांड चलाएंगे। डेट जो आउटपुट आएगा स्लैश होम स्लैश, क्योंकि ये कब जनरेट हुआ है या कब लॉग क्रिएट हुआ है इसकी डिटेल तो रहेगी, डेट है तो। ठीक है, फिर ये मेमोरी स्टैटिस्टिक को भेजेगा। फिर हम डिस्क स्टैटिस्टिक भी भेजना चाहते हैं, एज वेल एज यहाँ से लॉग को भी निकालेंगे, तो इको करते हैं और यहाँ पे हम रीडायरेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क स्टेटस, सपोज HDD डिटेल्स, तो डिटेल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं और चाहे तो LSPL के आउटपुट जो होगा वो होम में चाहते हैं syslog.txt में। ठीक है, LSBL के आउटपुट हमें वहाँ पे चाहिए, रीडायरेक्ट टू स्लैश होम स्लैश syslog.txt, ये भी आ गया। और हम क्या चाहते हैं, चलो टॉप 10 रनिंग प्रोसेस की इंफॉर्मेशन। ठीक है, इको। ओके, हम यहाँ से रीडायरेक्ट करते हैं, सो रनिंग T10 टॉप 10 प्रोसेस। अब इसको भी फॉरवर्ड करना है इनटू द स्लैश होम स्लैश syslog.txt फाइल में, ये भी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद टॉप 10 प्रोसेस चाहिए, तो हमारी अभी की कमांड ps-e आउटपुट यूज़र की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी है। फिर यूज़र के बाद हमने PID लिया था, PID भेजेंगे। परसेंटेज में मेमोरी डिटेल चाहिए, तो मेमोरी स्टैटिस्टिक होगा, कॉमा CPU स्टैटिस्टिक होगा, तो परसेंटेज CPU स्टैटिस्टिक हमें चाहिए। आफ्टर द CPU स्टैटिस्टिक हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे, सपोज मेमोरी हो गया, CPU हो गया, CMD, ये सब कुछ, और इसको हम सॉर्ट कर लेंगे। तो डबल हाइफन सॉर्ट इज इक्वल टू बेसिस ऑन मेमोरी, और इसमें से हम चाहते हैं टॉप 5 प्रोसेस को ही भेजेंगे, तो हेड हाइफन एन 5 ये जाना चाहिए स्लैश होम स्लैश syslog डॉट टीएक्सटी में। अब इसके अलावा आपको कोई और लॉग भेजने हैं, तो मैं क्रॉन के लॉग को भी रीडायरेक्ट कर देता हूँ। सो तो लास्ट लॉग ऑफ क्रॉन, तो इसको भी यहाँ से उठा के हम हमारी फाइल में रीडायरेक्ट करवा देते हैं स्लैश होम स्लैश syslog डॉट टीएक्सटी। ठीक है, इसके बाद क्रॉन के लॉग भेजने हैं, तो चलो फिर हम टेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड ऑन अस कि हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे। टेल, और हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल कितनी लाइन, तो 10 लाइन करते इनफ है। 10, डिपेंड ऑन रियल इन्वायरमेंट, हमें जितनी भेजनी उतनी भेज सकते हैं। वी आर लॉग, और लॉग में जो होगा क्रॉन, ये हमें रीडायरेक्ट कर देना है स्लैश होम स्लैश सिस लॉग डॉट टीएक्सटी फाइल में, ये भी चला जाएगा। आर कहाँ पे, हाँ VR। ठीक है, फिर हम लास्ट, अब स्टॉप करते हैं इसको, बहुत भेज दिया। अब इसके बाद देखो आपको लास्ट इन इंफॉर्मेशन देनी यूज़र की, सो लास्ट एडेड 10 यूज़र इन्फो, 10 यूज़र डिटेल्स। ठीक है, अब ये भी यहाँ से ले लेते हैं और फॉरवर्ड कर देंगे स्लैश होम स्लैश सिस लॉग डॉट टीएक्सटी, और यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए 10, तो चलो टेल यहाँ पे भी सपोर्ट कर सकता है, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं, लास्ट 10 लाइन भेजनी है इसको तो सीधा टेल,
और किस फाइल में होगी, तो etc पासवर्ड में डिटेल होगी, रीडायरेक्ट कर देनी है स्लैश होम स्लैश सिस लॉग डॉट टी फाइल में। इसके बाद हम sudo कमांड की डिटेल भेजना चाहते हैं, किसी ने sudo यूज किया है तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रीडायरेक्ट sudo लॉग, तो sudo रिगार्डिंग लॉग हमें भेजते हैं और sudo के जो लॉग होंगे वो बाय डिफॉल्ट हमारे होंगे इस फाइल में भेजने हैं sys log just। हाँ मतलब अब देखो ये जस्ट मुझे 5 मिनट देना, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, सिर्फ अब फिनिश करता हूँ लास्ट वाली कमांड डाल के मैं इससे, फिर हम डिस्कस करते हैं इस पे एक बार, क्योंकि एक बार आउटपुट देख लेते हैं फिर हम इसमें कुछ मॉडिफाई करना है क्या करना है फिर हम उस पर लॉजिक लगाते हैं। तो अब मैं ग्रेप करूँगा sudo को, बट लाइक इनसेंसिटिव रिकर्सिव, और sudo को मुझे सर्च करना है, ये मिलेगा vr। ओके सब फाइल की डिटेल भेज सकते हैं बट कोई ज़रूरत नहीं है, लॉग सिक्योर में जो कुछ होगा तो वो रीडायरेक्ट कर देंगे हम स्लैश होम स्लैश सिस लॉग डॉट टी में। अब ये सब आपने भेज दिया, अब मान लो फाइनल आपको कुछ देना है, चलो आपका नाम कुछ देना है इको, सपोज दिस रिपोर्ट जनरेटेड बाय, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे नाम ऐड कर दो, सपोज सूरज। ओके ये है सिस एडमिन। ओके पुणे, और ये रिपोर्ट आपने भेजना है ओके फाइनल टू स्लैश होम स्लैश सिस लॉग डॉट टी इसमें। ओके अब बहुत हो गया इको, अब इस लाइन को थोड़ा सेपरेट तो करना पड़ेगा, ठीक है स्टार लगा देता हूँ कुछ नहीं, और इसको रीडायरेक्ट कर देंगे स्लैश होम स्लैश सिस लॉग डॉट टी। अब मैंने कहीं पे भी गलती की है ना तो एरर आ सकता है, जो एक्सपेक्टेड है वो आउटपुट नहीं मिलेगा। एक बार चाहे तो सिर्फ कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक सिस लॉग में कहीं पे कुछ है, कहीं पे सेमीकोलन कहीं पे कुछ गलत हुआ है तो बता देना। लगता तो नहीं है गलत है, चलो एक बार बाहर आते हैं और राइट हैंड क्विट कर लेते हैं। अब डॉट लॉग को रन करते हैं, लॉग डॉट एस एच, कमांड नॉट फाउंड, तो हम कहाँ पे यहीं पे सीधा एस एच करता हूँ लॉग डॉट एस एच, हाँ ऐसे भी चलता है, कोई कमांड नॉट फाउंड हो रहा है वहाँ पे। एल एस बी एल के में गलत है देखो, क्योंकि वो कमांड सही ये सही थी, फाइल के अंदर की गलत है बोल रहा है, तो एल एस बी एल के हाँ ये गलत लिखा है एल एस बी एल के, ठीक है शिफ्ट कोलन राइट हैंड क्विट, अभी भी गलत है, कौन गलत है अब, सॉर्ट स्पेसिफायर, सॉर्टिंग में इशू है। हाँ कहाँ पे गलत हुआ है ये देखो, परसेंटेज और माइनस बाहर डाल दिया है, चलो अब ये भी सही है, देखते हैं और कुछ गलत है तो बताएगा हमें। हाँ अब हो गया, अब हम देखेंगे, तो चलो पहले होम में चलते हैं क्या इसने किया हमारे साथ, होम में आते हैं, यहाँ पे सिस लॉग मिल गया, तो अब हम कैट करेंगे सिस लॉग डॉट टी को। अब देखो इस फाइल में क्या क्या दिया गया, तो सबसे टॉप में आते हैं, तो माई सिस्टम डिटेल्स सैटरडे जून 25, जो भी हमारे सिस्टम का टाइम डेट है 25, 10:41 मिनट 29 सेकेंड का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का रिपोर्ट है, सर्वर 1.example.com की डिटेल्स है, मेमोरी यूसेज सिस्टम का मेमोरी यूसेज ये चल रहा है, फेस स्वैप मेमोरी 39 MB यूटिलाइज हो रही है, कितना स्टैटिस्टिक फ्री है वो है, हार्ड डिस्क पार्टीशन की डिटेल कुछ ऐसे है, कितना यूटिलाइज हुआ है कितने है उसकी इंफॉर्मेशन है कुछ, और भी कमांड है जिसमें हम ये भेज सकते हैं,
फिर रनिंग टॉप 10, बट हमने 5 या 6 को ही लिया था, मैंने वहाँ पे 10 नहीं लिए थे जब कमांड चलाई थी वो फाइल के अंदर। तो रनिंग जो प्रोसेसेस है इनकी डिटेल को हमने भेज दी है। फिर हमने क्रॉन के लॉग भेज दिए जो हमारे लास्ट की 10-20 जो लाइन थी। फिर हमारे सिस्टम में लास्ट 10 यूज़र कौन से ऐड हुए हैं, तो हमेशा जो 10 ऐड होंगे वो लास्ट में आएंगे, और टेल कमांड का इस्तेमाल किया तो हमेशा लास्ट इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फॉरवर्ड होगी, तो इनकी इन्फॉर्मेशन चली गई। सुडो के जो लॉक्स है वो यहाँ से हमेशा फॉरवर्ड होंगे, जैसे यहाँ पे भेजा गया उसे कि 9 जून को, जब हमारा टाइम डेट अपडेट नहीं था, दैट्स वाई ये गलत दिखा रहा है कि 9 जून हमारे पहले सिस्टम का टाइम था, जैसे हमने क्रोनी चलाई उसके बाद अपडेट हो गया। तो किरण ने सुडो चलाई थी, सुडोर्स में वो अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसे अब डिपेंडेंट हम पे है कि हम कैसे लॉक को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। एंड लास्ट में हमने डाल दिया इसे, दिस रिपोर्ट जनरेटेड बाय द सूरज सिस्टम एडमिन लाइक पुणे। अब आप चाहते हो, हमने इसको एसएच में इसलिए रखा ना कि जब आप इसे रन करोगे, आप चाहोगे तो इस फाइल को रन करने के लिए आप क्विट करता हूँ, गलत फाइल में आ गए, वो रूट में थी। आप इस फाइल को रन करने के लिए हेल्प ले सकते हो यहाँ से बाय डिफॉल्ट, जो हमारी क्रॉन टैब है। क्रॉन टैब आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगी, और क्रॉन टैब के थ्रू आप ये रिपोर्ट डेली बेसिस भी यहाँ से जनरेट करवा सकते हो। ओके, सिर्फ डिपेंडेंट है, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ ऐप परसेंट हमने कुछ यूज़ किए, तो डिपेंड ऑन कि हमें क्या करना है, कि हम क्या लॉग फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो डिपेंड ऑन उस पर होगा कि हम क्या रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। अब मैं उनके ही लॉग भेजना चाहता हूँ जो मेरे बैश पे लॉगिन हो सकते हैं, सो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कि जो बैश पे लॉगिन कर सकते हैं उनके लॉग हमें चाहिए। सो यहाँ पे फिर से हम ग्रेप करेंगे, ग्रेप नहीं, पहले तो ये करते हैं ना, हेडिंग देते हैं, तो इको, इको में करेंगे यहाँ पे सपोज ओके बैश लॉगिन अलाउ यूज़र, तो कौन सी यूज़र को बैश में अलाउ किया जाता है, तो उनकी डिटेल्स, तो जो हमारे पासवर्ड फाइल में होंगे तो वो मुझे फॉरवर्ड करना है। डिपेंड ऑन में इनको लेता हूँ स्लैश होम स्लैश syslog डॉट txt में ये जाना चाहिए, और एज पर द सर्च हम उनको सर्च करना चाहते हैं जिनके स्टार्टिंग, चलो मैं यहाँ पे डॉलर यूज़ करूँगा, जिस लाइन की स्टार्टिंग स्लैश बिन स्लैश बैश के साथ हुई है वो सब मुझे चाहिए इनटू स्लैश होम स्लैश syslog डॉट txt फाइल में, तो ये उस फाइल में फिर से चले जाएंगे। अब इसको एस्केप करते, शिफ्ट कोलन करते, राइट एंड क्विट। अब मैं यूज करता हूँ यहाँ पे क्रॉन टैब का, क्रॉन टैब हाइफन ई, एडिट करते, हटा देते ये सब कुछ, और यहाँ पे लिखते हैं सपोज एवरी 2 मिनट को जनरेट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्लैश टू स्टार स्लैश टू किया या सीधा टू किया तो भी चलेगा, ईच एंड एवरी मिनट को करना चाहता हूँ, दैट्स वाई। ओके, 3 4, और ये टोटल हो गए 5। 5 के बाद हमारा जॉब रूट में है log डॉट sh, बस। अब ईच एंड एवरी 2 मिनट्स को ये फाइल रन होगा, चेक करेंगे एक बार ये सेट हो गया है, हाँ हो गया है। तो अब ये क्लियर है। अब इसके बाद होम में जो फाइल है हटा देते इसे, रिमूव rvf, ये syslog मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे cron भी मुझे नहीं चाहिए, हटा दी दोनों। अब हर 2 मिनट को वो फाइल जनरेट होगी, बट वो हर बार क्या होती जाएगी, रिप्लेस होती जाएगी। क्यों होगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैट रूट log डॉट sh, पहली वाली जो लाइन है इसमें हमने राइट ऑप्शन लिखा है। जब भी 2 मिनट के बाद ये रन होगी, ये फिर से क्या करेगी, वहां से सब कुछ हटा देगी। और आप चाहते हो नहीं ये लॉग स्टोर होते रहे, 2-2 मिनट के लॉग बढ़ते रहे, तो आप इस फाइल में जाओ और इसे भी अपेंड के साथ रिप्लेस कर दो, तो आपकी जो फाइल है उसमें हर 2 मिनट में आपके सिस्टम के डिटेल ऐड होते जाएंगे। अब पहले इसको आने देते हैं, फिर उसके बाद अपेंड करवाते हैं। तो डेट देखते हैं क्या है, तो शायद जैसे 48 मिनट कंप्लीट होंगे हमारी ये फाइल यहाँ पे आ जानी चाहिए,
और आप किसी और को भी फॉरवर्ड करना चाहते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जो आज काम करते हैं एज अ सपोर्ट लिनक्स इंजीनियर या सपोर्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी पोस्ट होती है और उनको सिर्फ मेल आते हैं उनके क्लाइंट की कि उनके सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। जैसे हमने यहाँ पे डिटेल निकाला था कि इतनी मेमोरी यूज़ हो रही है, इतनी प्रोसेसर यूज़ होती है, फिर उनको ऐसा टिकट जनरेट करना होता है, सीनियर को फॉरवर्ड करना होता है। तो ऐसे ही कुछ रिपोर्ट आती है, उनको लगता है बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पीछे यूज़ हो रहे हैं कि इतना रिपोर्ट सिस्टम खुद हमें भेजता है कि उसकी कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ नहीं है। जैसे हमने ये टाइम पास लिखा है, ऐसी स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप कर सकते हो। टाइम पास नहीं है, अब आपके पास इतना नॉलेज आ चुका है कि आप यूज़र की इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर रहे हो, लॉग को फॉरवर्ड कर रहे हो, रीडायरेक्ट कर रहे हो, सिस्टम की मॉनिटरिंग ऑपरेशन को आपने समझ लिया है, फिर वहाँ की टॉप 10 प्रोसेस आपने फाइंड आउट करके डाल दी है। बट ये अब ऐसा लगता है इसमें कुछ नहीं था, ना मैंने कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज यहाँ पे ज़्यादा कुछ यूज़ किया, कुछ भी नहीं, एक सिंपल फाइल लिख डाली। अब ये देखेंगे तो आ गई रिपोर्ट। अब क्या है इसमें, तो कैट सिस लॉग डॉट टी एक्स टी, देखो सब कुछ है। फिर ये रिपोर्ट भेजा है सूरज सिस्टम एडमिन पुणे ने, ये उसके लॉग की फाइल की डिटेल्स, ये है सुडो रिगार्डिंग, कोई भी सुडो और यूज़ करेगा तो वो सिक्योरिटी में जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ पे रिडायरेक्ट होके आ जाएगा। तो ये सब कुछ डिटेल यहाँ पे ऐड होती रहेगी। लास्ट लॉगिन यूज़र की इंफॉर्मेशन, और ये हमारा कहाँ पे गया बिन वाला सुडो लॉग, हमने वो एक लाइन ऐड की थी ना लॉगिन शेल वालों की, यहाँ पे तो नहीं है, कहाँ पे ऐड की देखनी पड़ेगी या कुछ गलत किया है। तो सिंपल ये रिपोर्ट अब 2 मिनट के बाद क्या होगा, ये रिप्लेस होगा और नया आ जाएगा। बट हम चाहते हैं नहीं, यही फाइल में सब कुछ डिटेल बढ़ता जाए, और फिर डेली बेसिस हम हमारे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर को ये भेजते रहेंगे कि ये है मेरे टुडे सिस्टम की लॉग की डिटेल। हर 2 मिनट का रिपोर्ट इसमें होगा विद टाइम डेट। तो एक बार चलते हैं, हमने गलती क्या कर दी, वी आई एम रूट में जो फाइल थी log डॉट एस एच, क्या लिखा है इसमें, ये किधर गए रिडायरेक्ट, हाँ स्लैश बिन स्लैश बैश, ये रिडायरेक्ट होना चाहिए होम स्लैश में। तो गलत तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, डॉलर एंड में लगाते हैं ना, ये गलती है, डॉलर एंड में होता है और अपर कैफ है तो वो टॉप पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं अपर, मतलब ये सब यूजर की डिटेल भेजेगा जिनका लॉगिन शेल बैश है, बाकी नहीं। ठीक है, फाइल का नाम भी तो सही लग रहा है, सब कुछ सही है, और हम चाहते हैं कि रिपोर्ट रिप्लेस ना हो, हमेशा वहीं पे स्टोर रहे, तो इसको भी अपेंड कर दो बस। अब हर 2 मिनट को यहाँ पे रिपोर्ट बढ़ता जाएगा। सिस लॉग को देखोगे, होम में है वो, ठीक है, कैट सिस लॉग, ये देखो 2 मिनट के बाद फिर से नया रिपोर्ट यहाँ पे आके जनरेट होता जाएगा। अब इसे यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, पुराना एज इट इज रहेगा। सिर्फ यहाँ पे जैसे टाइम डेट दिख रहा है हमें 10:50 का रिपोर्ट है, तो 10:52 पे फिर से एक रिपोर्ट आएगा और वो यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं किया जाएगा, ये एज इट इज होगा क्योंकि हमने इसे अपेंड ऑप्शन यूज कर लिया। ठीक है, वेट करते फ्यू सेकेंड, आने देते इसे। ये देखो बैश लॉगिन अलाउ यूजर्स, जिनको बैश पे अलाउ रखा गया है उनकी डिटेल, बट आउटपुट में कुछ नहीं आया क्योंकि वो कमांड में गलत था, डॉलर एंड में लगाते मैंने टॉप पे लगा दिया था। तो सिंपल हम ऐसे किसी भी लॉग को या हमारी प्रोसेसिंग को मॉनिटरिंग को फॉरवर्ड करना चाहे तो यहाँ से फॉरवर्ड करके किसी फाइल में डाल सकते हैं, फिर ये फाइल को हम चाहे तो एज पर द हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रन करवा सकते हैं, और ये जब रन होगी तो रिपोर्ट जनरेट होगा, जो रिपोर्ट जनरेट होगा इसे भी आप किसी और को फॉरवर्ड करना चाहो अब क्रॉन टैब के थ्रू आप उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हो। चलो 52 होने देते हैं, एक बार हमारा अपडेट रिपोर्ट यहाँ पे आएगा और वो इसी फाइल में ऐड होगा। जैसे आप देखोगे wc फाइल का नाम है syslog, तो ये आपको बताएगा इसमें टोटल 49 लाइन है। ओके, जैसे ये रिपोर्ट फिर से जनरेट होगा इसमें और कुछ लाइन ऐड हो जाएंगी, ये श्योर है। तो क्या टाइम हो गया है, शायद हो गया है 9 सेकेंड। अब देखते हैं, देखो 98 हो गई वो लाइन। तो अब आप देख लो रिपोर्ट को, तो कैट सिस लॉग,
अब ये देखो, sudo log है, बैश के लॉग अभी भी नहीं आए। क्यों? मैंने कमांड ऐसी चलाई थी, ग्रेप स्लैश बिन स्लैश बैश, फिर डॉलर लगाया था। हाँ यार, वो बताया ही नहीं ना कि इस फाइल में जाके ग्रेप करना है उससे। etc पासवर्ड कौन बताएगा, गलती वहां पे कर दी। चलो फिर से एक बार, कमांड तो चला रहा है लेकिन आउटपुट कहाँ पे ढूंढेगा ये बताया ही नहीं इसे। तो ये तुम्हें सर्च करना है etc स्लैश पासवर्ड फाइल में, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। अब टाइम होने को कितना टाइम है, नहीं तो हम रन कर देंगे इसे। ठीक है, कर देते हैं रन। एस एच रूट में फाइल है log डॉट एस एच, क्योंकि हमें टाइम का वेट करना पड़ेगा। हाँ करेगा, जैसे हम यहाँ पे कर लेंगे ना, देखो ऐसे कि हमने ये लगा दिया और इसे कहेंगे etc पासवर्ड में सर्च करना है। तो ये तीन यूज़र मिले इसको, बिन बैश वाले, तो ये तीनों की डिटेल वो हमारे उस फाइल में डाल देगा। अब हम एक बार हमारी फाइल को चेक करते हैं। तो ग्रेप ग्रेप नहीं, कैट सिसलॉग, तो 53 हो गया है। अभी विद इन फ्यू सेकेंड आप देखोगे फिर से wc syslog, तो 150 है। अब जैसे ही 54 हो जाएंगे और अप्रोक्सीमेटली 50 लाइन यहाँ पे ऐड होने वाली, मतलब ये रिपोर्ट अब बढ़ता जाएगा 2-2 सेकंड को। इतना जल्दी नहीं होता है, 1-1 घंटे को भी किया हमने तो भी इनफ है। ओके, तो अब चेक करते हैं wc को, तो ये हो गया 202 लाइन। तो अब नियर अबाउट 4-6 मिनट के लॉग हमारे उसमें हैं। तो कैट सिस लॉग, तो ये आ गई डिटेल्स। ओके, तो ये लंबी फाइल बन चुकी है, हर बार उसमें अपेंड होता जा रहा है, जो भी हमारे लॉग है वो यहाँ पे रिडायरेक्ट होके आ रहे हैं, या फिर जो मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस है वो हमने इधर डाल दिया। चलो, तो फिर अगेन यहाँ पे रुकते हैं, कल आएंगे। तो कल कंटेनर क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। अब देखो ये सिंपल सिंपल टॉपिक थी, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, दैट्स वाई मैंने ऐसे टॉपिक कवर किया। और जो होगा हमारा अनसिबल, उसे अगले वीक पे शुरू करते हैं। यस। चलो मैं आपको कल आने के बाद वो एक बताता हूँ। नहीं चलो, वो भी मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ वो कैसे कर सकते हैं। चलिए, मतलब ये बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट होती है, वो कल दिखाते हैं कैसे करते हैं, वो भी एक बार समझ लेते हैं और फिर हमारा कंटेनर को शुरू करते हैं। चलो, करो फिर स्टॉप यहाँ पे। ओके, या ओके, बाय ऑल ऑफ यू। ओके बाय।